हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएम रिवीजन चैप्टर नंबर 5। सो फाइनली हम अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज करने लगे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में से, विच इज अराउंड 10 मार्क्स फॉर श्योर। और उसके अलावा आपको 1 से 2 नंबर का एमसीक्यूज भी इजीली से देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वेटेज 12 to 13 मार्क्स की एग्जाम में आराम से रहती है। तो इसको छोड़ के जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पता नहीं लास्ट चैप्टर है, इसी वजह से आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है। अगर मैं ओवरऑल पूछूं अगर स्टूडेंट्स के, सर चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 में से क्या डिफिकल्ट है, तो चैप्टर नंबर 5 उनको ऐसा लगता है कि सर वो एक एरिया हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। पता नहीं क्यों, या तो हमने ठीक से समझा नहीं है, या कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर मुझे लग रहा है जो उनको चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगता है। दैट इज माय जनरल ऑब्जर्वेशन। अगर किसी को नहीं लगता बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा टाइम लेके देखना, अच्छे से कवर करना, और उसके बाद में मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा कौन कौन से हैं। और मैंने एक बहुत काम की चीज, एक बहुत डिटेल्ड रिवीजन प्लान बनाया है एसएम के लिए, स्पेशली प्रॉपर मई 2026 के लिए। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एक्सपेक्टेड एरियाज हैं, और क्वेश्चन बैंक में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आपको करके जाने हैं। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस भी देख लिए, आई कैन प्रॉमिस यू आपके 30 मार्क्स के आसपास कहीं नहीं गए एसएम के पेपर में, और सारे ही क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे फॉर श्योर। कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोगों को लगता है आपको वो चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हो। अदरवाइज आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, या फिर हमारा फ्री जो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है प्रॉपर कम्युनिटी के लिए, उसमें सब कुछ मैं फ्री में देता हूं यार। आप लोग आओ, देखो, करो, करने वाले बनो, सीए करने वाले बनो। आई एम देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। मैं आपको सब बना के दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 मिनट्स की हम रिवीजन करते हैं, बेस्ड ऑन द कहीं ना कुछ क्वेश्चंस को भेज के। तो देर आर सो मेनी एरियाज जहां से आप क्या कर सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। चलो शुरू करते हैं सर। चैप्टर नंबर 5 इसमें है क्या? चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली हम जो 4 से पढ़ के आ रहे हैं वो सारी बातें थोड़ी थोड़ी लगती हैं, और कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 5 अपने कुछ एरियाज को लेके आता है जिसको हमें समझना थोड़ा सा जरूरी है। आओ करते हैं। सर नाम क्या है? स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन एंड उसकी इवैल्यूएशन। तो बेसिकली कहानी क्या है कि सर हमने जो पहले, अगर मैं आपको लेके चलूं सर कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो सर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सर हमने ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या करा था, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सर इंटेंट के बारे में बात करी थी। पूरा का पूरा इंटेंट पढ़ के आए थे हम कि कंपनी क्यों स्टार्ट होना चाहती है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, स्ट्रेटेजिक पूरा इंटेंट क्या है, गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या बना के चल रही है, सारी की सारी कहानी हमने कहीं ना कहीं कवर कर ली थी। और साथ में सीखा था कि जो भी स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी 3 लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाना, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। स्ट्रेटेजिक इंटेंट वाला एरिया फॉर श्योर मिशन में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी बता देता हूं ध्यान से, पेपर के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मिशन के अंदर, ध्यान रखना। सर उसके बाद आएगा सर चैप्टर नंबर 2 में क्या करा। जैसे ही मैंने ये देखा कि मुझे क्या करना है, मैं इसको इवेल्युएट करने निकला। निकलने के बाद मैं कहां चला जाता हूं, मैं जाता हूं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिसमें मैं सीखता हूं पूरा का पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में, कि मुझे बाहर की कौन सी ऐसी एरियाज हैं जो मेरी कंपनी को, मेरी बनी हुई स्ट्रेटेजी को विनिंग स्ट्रेटेजी बनने से रोक सकती हैं, या मेरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट कर सकती हैं। उसमें मैंने बहुत सारे एनालिसिस करता हूं, जिसे एक्सटर्नल एनालिसिस बोला जाता है। सब टॉपिक ही शुरू होता है कहां से? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से। तो स्ट्रेटेजी एनालाइज करने लगता हूं मेरी, और उसके बेसिस पे कौन से फैक्टर्स को लेकर चलता हूं मैं, कौन से वाले जो मेरे एक्सटर्नल वाले हैं। उसमें पेस्टल एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द वेरी फेमस, जो आप पढ़ते हो कहीं ना कहीं, आप कस्टमर्स के बारे में पढ़ते हो जो बाहर है, मार्केट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, प्रोडक्ट को समझते हो कौन से वाले, उसके ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशन है इंडस्ट्री की, और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इन्वायरमेंटल, जिसको हम लिमिटेशन में पढ़ते थे टर्बुलेंट इन्वायरमेंट करके, उस एरिया को क्या करते हो समझते हो। और एक ना एक आपका जरूर बैठा कॉम्पिटिटर, जिसको आपको समझना भी जरूरी है। सर उसके बाद आता है, उसके बाद सर इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3। सर वहां से क्या सीखा? जब बाहर की बातें सारी देख ली, तो फिर अंदर आ जाओ, इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाओ, और जल्दी से स्वॉट मैट्रिक्स करने लग जाओ। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखो, बेस्ड ऑन योर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, जो कहां से मिली थी, चैप्टर नंबर 2 से निकल के आपके पास आ गई थी। वो देख लिया हमने। सर चैनल्स देख लिया, किस चैनल के थ्रू मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, कौन कौन से सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होंगे, परचेज वाले कौन से होंगे, उसके अलावा अदर ड्राइवर्स कौन कौन से होंगे, जिसके बेसिस पे मेरे प्रोडक्ट को या मेरी मार्केट को क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, वो सब देख लिया। और फिर हमने एक मेंडलोस मैट्रिक्स भी समझा था, अगर आपको याद होगा, शेयर होल्डर्स के लिए बनाया जाता है जो हमें, तो हमने उसे पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स या फिर शेयर होल्डर मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर वो भी हमने क्या कर लिया, अच्छे से देख लिया। ठीक है सर। उसके बाद हम कहां पे आ गए सर? उसके बाद सर हम आ गए हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। सर इसमें क्या था? इसमें हमने बनाई बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज। सर इतनी बड़ी बड़ी चॉइसेस करी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कौन सी लेनी है मुझे, क्या मुझे स्टेबिलिटी के अंदर जाना चाहिए, या फिर मुझे ग्रोथ के अंदर, एक्सपेंशन के अंदर जाना चाहिए, सारी बातें करी। फिर उसके बाद सर मैं किस पे आया? उसके बाद सर मैं आया कि मैं मर्जर भी कर सकता हूं, मैं एक्विजिशन भी कर सकता हूं, मैं अलायंस भी कर सकता हूं। इन तीनों के बीच का डिफरेंस अगर आपको नहीं पता, तो अभी वापस चले जाओ चैप्टर नंबर 4 पे और करके आओ उसको। और सर उसके बाद मुझे क्या करा, मुझे पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल के बेसिस पे कुछ मैट्रिसेस मिले, जिसको मुझे पढ़ के समझना था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आने वाले जो एरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है, पीएलसी कर्व, वो किस तरीके से इंपैक्ट करता है। अगर आपको ये याद नहीं है, तो इसका मतलब चैप्टर 4 में थोड़ी बहुत कमी अभी आपकी बची हुई है, उसे कवर कर लेना।
सर ये सारी बातें क्या मैंने रिवीजन टेस्ट पेपर में बताई है, कौन सा मैट्रिक्स पहले करना है कौन सा बाद में, सब बताया है। ठीक है, वहां पे जाके अच्छे से देख लो और कवर कर लो उसको। चलो जी सर, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। सर कहां से शुरू करेंगे? मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एरिया ज्यादा बताऊंगा, बाकी सबको जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। सिर्फ सुनने हैं बाकी और रीड करने हैं आपने। जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको ध्यान से पढ़ना है, चाहे पॉज करना, मेरे सुनने के बाद पढ़ना, क्वेश्चन करना जाके उसका, और फिर मेरी वीडियो में आगे बढ़ना। ये आप लोगों की मर्जी, आपने कौन सा स्टेप फॉलो करना है पहले। ठीक है, ठीक है सर। सर पहले क्या आता है, फॉर्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। कितना पता होना चाहिए? 2 से 3 लाइनों का पैराग्राफ लिखना आना चाहिए दोनों के बारे में, इतना लिख देंगे तो काम हो जाएगा सर। जैसे कि सर फॉर्मुलेशन किस चीज का आंसर करता है? द व्हाट का। व्हाट का आंसर करता है फॉर्मुलेशन, और इंप्लीमेंटेशन किसका आंसर करता है? द हाउ का, कि हाउ कैसे करेगी और क्या करेगी, कि दोनों आंसर आपको फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में मिल जाते हैं। सर फॉर्मुलेशन हम कब से करते हुए आ रहे हैं? पहले से करते हुए आ रहे हैं। अभी क्या करने वाले? इंप्लीमेंटेशन। सर डायरेक्शन को चूज करना, मेरा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैसे रहेगा, मुझे स्ट्रेटेजी किस तरीके से लगानी हो। बड़े बड़े लोग जो ख्वाब बनाते हैं, जो बड़े बड़े लोग जो स्ट्रेटेजीज बनाना चाहते हैं, जो अपने विजन मिशन को पूरा करना चाहते हैं, वो सारे इंटेलेक्चुअल वाला काम करते हैं, दिमाग लगाने वाला काम करते हैं। और उसके बाद इनका काम होता है इफेक्टिव तरीके से क्या करना, अपने रिजल्ट्स को लेके आना, क्योंकि इनको चाहिए जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया वो अचीव हो जाए। और हमें याद होगा गवर्नमेंट ऑडिट में पढ़ते हैं सर, इफेक्टिवनेस ऑडिट चाहिए होता है इन लोगों को, इनको रिजल्ट से मतलब होता है। और एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर हमेशा सीनियर लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब कॉर्पोरेट लेवल बोल सकते हो इसको। चलिए सर, इंप्लीमेंटेशन में सर क्या बदल जाएगा? सर वो लोग डायरेक्शन बनाते हैं, ये डायरेक्शन को पूरा करने का काम करते हैं, मतलब मेकिंग इट हैपन। एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस होता है, करने पे फोकस होता है, इंटेलेक्चुअल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पे चले जाते हैं ये लोग। इनका काम होता है एफिशिएंट तरीके से इस रिजल्ट को लेके आना, और इसको क्या करना होता है, इनका बेहतर गोल क्या होता है, सबको आपस में क्या बना के चलना है, कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। मतलब सर, मतलब इनको बिजनेस और फंक्शन लेवल वालों को कहीं ना कहीं साथ में कोऑर्डिनेट बना के चलना होता है, ताकि जो इन लोगों ने सोचा था उसके रिजल्ट ये लोग पूरे करके दे पाए। सर इतना जानना जरूरी है, बस इतना ही जानना जरूरी है आप लोगों का। इसके और पॉइंट सर हमें कहां मिल जाएंगे, अभी बताता हूं। सर इसके और पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। ये डिफरेंस को आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका यहाँ पे भी काम हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आप देख लो, इनका मतलब होता है सर प्लेसिंग द फोर्सेस बिफोर द एक्शन। ये बिफोर द एक्शन की कहानी करता है फॉर्मुलेशन, ये ड्यूरिंग द एक्शन की कहानी करता है कि मैनेज करनी है फोर्स ड्यूरिंग द एक्शन। ये दोनों डिफरेंस हो जाएगा। ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तो हम पढ़ ही चुके हैं। ये एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी भी हो सकती है, फिर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी हो सकती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रहेगा। ये भी सिंगल, ये भी इंटेलेक्चुअल वाला पॉइंट भी कवर हो गया। सर इसके अंदर क्या होता है, ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं, R&D वगैरह करते हैं, एनालिटिक्स लगाते हैं, क्योंकि इनको डिसीजन लेना होता है। सर यहाँ पे इन लोगों का काम होता है कि जो डिसीजन ले लिया गया उसको सही तरीके से करना, और इनको प्रॉब्लम आती है अडेप्ट करना चेंजेस में। अगर आपको याद होगा रोल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो अडेप्टिव चेंजेस, अडेप्ट करना चेंजेस को, ये मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है, करवाओ भाई। तो इसी वजह से इनको मोटिवेशनल और लीडरशिप ट्रेट की क्या पड़ती है सर, जरूरत पड़ती है, तभी जाके ये लोग अपना काम करेंगे ध्यान से। क्या क्लियर है यहां तक? यस सर। ये वाला आपको डिफरेंस पढ़ लिया तो आपको ऊपर वाले पॉइंट्स में क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स ऐड करने के लिए और कुछ भी मिल जाएगा डेटा। यहां पे आपका पूरा का पूरा ये दोनों टॉपिक का पॉइंट हो जाता है खत्म। चलो सर, इसका क्वेश्चन कराने की जरूरत है नहीं सर, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस आएगा तो लिख सकते हो आप लोग। चलिए उसके बाद चलते हैं सर, आगे कहां जाना है। उसके बाद सर सिंपल है, आपने एक और चीज रीड क्या करनी है, सिर्फ सिर्फ रीड करना है आपने सर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग दोनों अलग बातें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, इसके बारे में पूछेगा, फीचर्स बोल सकता है आपको, तो आपने यही वाला आंसर लिख के आना है सर। अगर पूछेगा प्लानिंग के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत चैप्टर 1 का कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल ध्यान रखना है, दोनों के आंसर बन जाएंगे। ठीक है सर। कहीं ना कहीं सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात बता दो सर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अगर आपको बात बताऊं तो सर कहां से शुरू करूं? सर सिंपल शुरू करूंगा यहां से। डेवलप करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर क्या होती है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना, उसके कंपनी का हॉस्टल व्यू लेना, कंपनी क्या करना चाहती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में कंसर्न होना कि कंपनी का लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। किसकी ड्यूटी आएगी सर? सीनियर मैनेजर की ड्यूटी आएगी सर। उसके बाद में सर इंपैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, दूसरा स्टेप होता है जो हमारे प्रोसेस का कौन सा वाला, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करना, यहां पे कहानी शुरू हो जाती है। और उसके बेसिस पे अपने क्या करना, रिसोर्सेज को अप्लाई करना। ये सारी की सारी बातें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर कवर की जाती हैं। सर ऑपरेशनल में क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। जो करना है उसको एक्चुअल करना, इंप्लीमेंट करना किसका काम होता है? ऑपरेशनल प्लानिंग का काम होता है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फंक्शनल वाले लोगों की होती है। ये लोगों का काम है मॉडिफाई करते जाना जब जब जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से ऑपरेशंस में लेके आना ताकि फ्यूचर में हम उसको अचीव कर पाए। डेवलप करना टैक्टिक्स रेदर देन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बनाने का काम कर चुके प्लानिंग के अंदर, अब काम आता है डेवलप करना टैक्टिक्स, कैसे स्ट्रेटेजी को अचीव किया जाए। और लास्ट में क्या आता है सर? डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज तो इनको डिप्लॉय करने हैं, ऊपर वाले तो सिर्फ एलोकेट करके दे देते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया खत्म हमारा। उसके बाद सर हमारा पेपर के लिए अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो उसकी लोएस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर मैं सी टॉपिक की बात करूं तो ये वाला टॉपिक है। अगर आप मेरा ऑर्डर पढ़ोगे ये लास्ट ऑर्डर में मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 5 के। सर स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के बारे में बता दो। बहुत सिंपल सा आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा? स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्या होता है और उसके 5 फैक्टर्स बता दो कौन कौन से होते हैं अनसर्टेनिटी के केस में। एक बिजनेस क्या करता है? तो सर सिंपल है, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का मतलब होता है सर रेफर्स टू द अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कुछ भी ऐसा अनप्रिडिक्टेबल हो जाना, व्यू देखो थोड़ा सा।
सर स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात करता है सर ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस। कहीं ना कहीं जो फ्यूचर के अंदर होने वाले इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है उसकी लिमिटेशन की बात कर रहा है बेसिकली। तो जो लिमिटेशन होती है बिजनेस की वो एक अपने आप में प्रॉब्लम है सर। उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे मैनेजमेंट डील करता है, या फिर फैक्टर्स टू मैनेज स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी ऐसे भी आ सकता है, या फिर हाउ मैनेजमेंट डील विद द स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी ऐसे भी आ सकता है। कुछ फैक्टर्स बता दो। सर बहुत मुश्किल है क्या? अरे नहीं सर, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या कहता है फ्लेक्सिबल रहोगे। जितना फ्लेक्सिबल रहोगे मतलब रिएक्टिव अप्रोच रखने के लिए बोल रहा है कि जितना रिएक्टिव अप्रोच के लिए तैयार है ना, कुछ भी बदलता है तो आप सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आपको टाइम टू टाइम उसे क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिवनेस तरीके से क्या करना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो सर सिंपल है, बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू देयर स्ट्रेटेजी। अपनी स्ट्रेटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करके चलो, जब जरूरत पड़े चेंज करने की नौबत आ सकती है तो कर लेना। फर्स्ट। सेकंड सर, डाइवर्सिफाई करके चलो खुद को। अगर बाई चांस आप एक प्रोडक्ट पे लग रहे हैं, आपने डाइवर्सिफाई ना करा और उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल, लीगल या इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आ जाती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मार्केट्स या कस्टमर्स को डाइवर्स करके रखो। अगर एक साइड इंपैक्ट आता भी तो बाकी साइड आपको सर्वाइव जरूर करवा पाएगी। एक्सपेंशन ग्रोथ नहीं, सर्वाइवल जरूरी है। बिल्कुल सर, स्टेबिलिटी आ जाएगी बिजनेस में। उसके बाद क्या कह रहा है सर, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। आपको अगर पहले से ही चीजों को तैयार करके चलना है तो सिंपल एक चीज लगेगी, मॉनिटर करते रहना कंटिन्यूअसली, बंद मत करना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना और प्लान करते चलना पहले से ही। प्रोएक्टिव रहने को बोल रहा है कि प्रोएक्टिव रहो तो हो सकता है आपके ऊपर इंपैक्ट क्या है, जितना हो सकता है कम आए। तो रेगुलरली मॉनिटर इंडिकेटर्स ऑफ द चेंज एंड कंडक्ट द सिनेरियो प्लानिंग। आपने क्या करना है, मॉनिटर करते जाना है, कुछ भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं क्या बार, और उसके बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करते रहना है। सर बिल्ड रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है सर, इन्वेस्ट करना इन बिल्डिंग इंटरनल एजेंस। ऐसा नहीं है कि कल कुछ आएगा नहीं निकल के, लेकिन आपको इंटरनली क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करने को आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेंथ करना देयर ऑपरेशनल प्रोसेस, इंक्रीजिंग देयर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंप्रूविंग देयर रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल बिजनेस में क्या होने की जरूरत है, एक अच्छा स्ट्रांग होने की जरूरत है, एक रेजिलियंस लाने की जरूरत है कि अगर बाहर से कोई इंपैक्ट भी आया देन वी विल बी एबल टू सर्वाइव। और लास्ट में सर, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप करते चलो जितना हो सके, सप्लायर्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, पार्टनर्स के साथ में, ताकि अगर आने वाले टाइम पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता है तो कहीं ना कहीं आप रिस्क वगैरह शेयर कर पाओ, रिसोर्सेज को पूल कर पाओ, और कहीं ना कहीं न्यू मार्केट और टेक्नोलॉजीज में आप पहले से ही क्या रहो, थोड़ा सा अपडेटेड रहो, अपग्रेडेड रहो। ये वाला काम भी आप करके चल सकते हो। These are the factors जो आपको मैनेजमेंट करने में हेल्प करेंगे। किसकी सर, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के। क्वेश्चन में अंदर ध्यान से सुनना, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी वर्ड लिखा मिलना चाहिए और फैक्टर लिखना मिलना चाहिए, तब आपने ये पांचों बातें वहां पे लगा देनी है। क्या सर लग जाएंगी? लग जाएंगी सर, बढ़िया 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 सर जी, जल्दी आगे आ जाओ। सर उसके बाद चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये मेरा सी लेवल का सेकंड लेवल पे आता है, मतलब सेकंड नंबर का सी लेवल अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन आने के थोड़े से कम चांसेस है, मतलब लीस्ट में आते हैं, लेकिन हाँ आ सकता है पेपर में। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि थोड़े टाइम से इसको पूछा नहीं गया है। सर डिफरेंस क्या आता है एफिशिएंट और बीइंग इफेक्टिव, और ये एफिशिएंट और इफेक्टिव किस तरीके से इंपैक्ट करती है हमारे किसमें, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में और इंप्लीमेंटेशन में। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन में खुद से बात करेगा किसकी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को खुद से बोलेगा, तब आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर आया है। सर बहुत सिंपल सा मतलब है सर, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। सर एफिशिएंट का मतलब बहुत सिंपल है, डूइंग द थिंग राइट। आपको डूइंग द थिंग, जो चीज है उसे सही तरीके से करना है, डूइंग द थिंग राइट, वो वाली चीज क्या होगी सर, एफिशिएंट होगी। इफेक्टिवनेस होगा डूइंग द राइट थिंग, जो चीज है वो सही होनी चाहिए, तो इफेक्टिवनेस वाली बात वहां पे कवर हो जाती है। सर इसका बारे में अगर ज्यादा डिटेल में समझना होगा तो मैं आपको एक अच्छा सा इसका एग्जांपल बना के दे दूंगा बाद में, वो आप समझ लेना, उससे क्लैरिटी हो जाएगी अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को अब तक क्लैरिटी आ गई होगी। सर इसके अंदर क्या करके आना है, सर इसके अंदर बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्या करना है, ये डायग्राम बना के आना है। इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में जाके उसे नहीं छोड़ना है, उसे कवर करके जाना है। सर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में क्या है, बहुत सिंपल है सर। अगर मेरा इंप्लीमेंटेशन और मेरी फॉर्मुलेशन, अगर मैं एफिशिएंट भी हूं और मैं इफेक्टिव भी हूं, मैं एफिशिएंट भी हूं और मैं इफेक्टिव भी हूं, अगर मैं दोनों हूं तो मैं क्या करूंगा एज अ बिजनेस, सर थ्राइव करूंगा। हाँ जी सर, तो मैं अगर सर एफिशिएंट भी हूं और मैं इफेक्टिव भी हूं तो मैं क्या करूंगा सर, बिजनेस में थ्राइव कर पाऊंगा, मैं चलता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर अगर मैं इनइफेक्टिव हो गया फॉर्मुलेशन करने में, मतलब प्लान बनाने में ही मैं क्या हो जाता हूं, इनइफेक्टिव हो जाता हूं, लेकिन मेरी इंप्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिव है, मैंने करा सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से, हाँ थोड़ा प्लान के अंदर गड़बड़ी रह गई थी, तो कहीं ना कहीं मैं चलता रहूंगा, लेकिन ऑब्वियसली मेरा प्लान खराब है तो मैं बहुत लंबा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं धीरे धीरे करके क्या हो जाऊंगा, डाई हो जाऊंगा। सर उसके बाद में सर मेरी फॉर्मुलेशन तो बहुत बढ़िया रही है, इफेक्टिव, मेरा प्लान बहुत बढ़िया था, लेकिन इंप्लीमेंट करते हुए ना कहीं वो स्किल सेट की कमी आ गई, वो ट्रेनिंग की कमी आ गई, वो सही टाइम नहीं मिली मुझे, वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं मिले जिन लोगों को इंप्लीमेंट करना था, वहां पे मेरी थोड़ी सी क्या रह गई है, इनएफिशिएंट रह गई है। तो मैं क्या कर पाऊंगा, सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्लान अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो काम चलता रहेगा, लेकिन मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और लास्ट में
अगर आपने दोनों चीजें ही खराब है, आपकी एफिशिएंसी भी और इफेक्टिवनेस भी कहीं ना कहीं, तो इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन में दोनों ही एरियाज वीक हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप डाई क्विकली होने वाले हो। आपका जल्दी क्या होने वाला है, आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे। तो ये है, और गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगा। ऐसे 570 आप लोगों को याद होगा। तो ये प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन है जो हमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या रखने होते हैं, याद रखने होते हैं। आपको चारों एरियाज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक लाइन के अंदर और आंसर बनाना पड़ेगा। 5 मार्क्स का आंसर बनेगा। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, जल्दी से आ जाओ। सर ये हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है, आरटीपी सितंबर 25 का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे इसको, क्योंकि ये पेपर में आने के द्वारा से चांसेस हैं। ठीक है, चलो। सर, Meraco appliances recently automated its assembly into a प्रोड्यूस किचन गैजेट फास्टर एंड एट लोअर कॉस्ट, इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है जी, लोअर कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं, फास्टर होना चाहते हैं और एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाउएवर कस्टमर फीडबैक शोज दैट द न्यू प्रोडक्ट्स डोंट मीट द मार्केट नीड्स। लेकिन जो कस्टमर का फीडबैक आया उससे लगा ये काम नहीं कर रहा, लीडिंग टू डिक्लाइनिंग सेल्स। दिस हैज स्पार्क्ड एन इंटरनल डिबेट ऑन बैलेंसिंग द एफिशिएंसी डूइंग दिस थिंग्स राइट एंड इफेक्टिवनेस डूइंग द राइट थिंग्स। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है बैलेंस नहीं बना हुआ हमारा सही तरीके से, इस वजह से कहीं ना कहीं चीजें काम नहीं कर रही हैं। हाउ शुड मेरे को बैलेंस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टू अचीव द सस्टेनेबल सक्सेस। कैसे बैलेंस करें ये हमें समझाना है। Also describe the 4 possible situations a business can face while comparing the level of efficiency and effectiveness। तो उन चीजों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है और वो 4 पॉसिबल कौन कौन सी हो सकती है ये बता दो। तो क्लियरली 5 नंबर का उसने आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है क्या सर, कि उनको क्या करना है, इंप्रूव करना है। उसके लिए उनको डिक्लाइनिंग सेल्स नजर आ रही है, लैक ऑफ इफेक्टिवनेस नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि डिक्लाइन कर रही है सेल तो रिजल्ट खराब हो रहा है। रिजल्ट खराब होने का मतलब होता है इफेक्टिवनेस वीक हो रही है। जहां इफेक्टिवनेस की बात ही किससे जुड़ी होती है, रिजल्ट से जुड़ी होती है। ठीक है सर, तो इसी वजह से हाईलाइट है कि इंपॉर्टेंस करने का किस पे जी, बैलेंस करने पे। तो छोटा सा ऊपर पैराग्राफ बना दिया। अब अगर आपको सस्टेनेबल सक्सेस चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जिसे इफेक्टिवनेस बोला जाता है, फॉलोड बाय द एफिशिएंट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। तो बढ़िया तरीके से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मीट करके चलना काम आपका हो जाएगा। सर 4 पॉसिबल सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है, यही जो हमने 4 बातें यहाँ पे पढ़ी है, यही 4 आपको क्या करनी है यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मतलब आप ट्राई कर पाओगे। आइडियल सिनेरियो है कि आप सही काम भी कर रहे हो, सही चीजें भी कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप अलाइन करते रहोगे और कस्टमर की नीड्स भी क्या होती रहेंगी, सेटिस्फाई होती रहेंगी। एफिशिएंट बट इनइफेक्टिव का मतलब है आप जल्दी थोड़ा थोड़ा क्या कर जाओगे, रिस्किंग डिक्लाइनिंग विदाउट स्ट्रेटेजिक करेक्शन। आप नीचे जाते रहोगे और कुछ भी करेक्ट नहीं हो पाएगा। इनएफिशिएंट बट इफेक्टिव, राइट स्ट्रेटेजी है बट एग्जीक्यूशन पुअर है, इसका मतलब है आप सिर्फ सर्वाइव कर पाओगे। और लास्ट वाले का मतलब होता है अनलेस ओवरऑल, तो आप कहीं ना कहीं क्या हो जाओगे, डाई क्विकली। दोनों चीजें आपकी वीक हो गई हैं। चारों को एक्सप्लेन कर दिया छोटे से तरीके से, और लास्ट में बता दिया कि आपको कस्टमर फीडबैक को लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ताकि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ। सिंपल तरीके से आपने आंसर एंड करना होता है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी केस स्टडी और आप इजी तरीके से जिसको आता होगा वो क्लियरली आंसर को लिख देगा। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका इजीली कवर हो गया है। चलो आगे चलते हैं। सर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन बता दिए सी लेवल के, इन दोनों में से एक देखने को मिल सकता है, मिस मत करना, अनसर्टेनिटी एंड दिस वन। ठीक है सर, उसके बाद सर रीड करके चलना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं सर। क्या सर, सर प्रिंसिपल एस्पेक्ट क्या होते हैं स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस के, या तो ऐसे पूछ सकता है कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है इंप्लीमेंटेशन करना, तो प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन भी पूछ सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन देख के, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। और सर सेम में क्या याद रखना है, याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है सर। एक चीज समझ लो सर, लीडर से याद रखना। अगर आपने इंप्लीमेंटेशन करनी होती है ना, तो एक ही बंदा एक अच्छा काम कर सकता है जो आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों दिला देगा, वो है एक अच्छा स्ट्रेटेजिक लीडर। ठीक है सर। सर अब लीडर को कैसे याद रखना है, सर लीडर को याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है सर। लीडर को दिया जाता है एक बजट, तो बजट का पॉइंट आ जाएगा सर। लीडर को दिया गया एक बजट, अब उसे बोला गया भाई तेरे को बजट दे दिया, जा इंप्लीमेंट कर, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कर। वो कहेगा मुझे प्रोसेस करने से पहले तो प्रोसेस समझना पड़ेगा। वो कहां लिखा हुआ है सर, आपकी पॉलिसीज में लिखा हुआ है। उन पॉलिसीज के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करनी है, ये उसको देख क्या बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। और उसके बेसिस पे उसे क्या करना पड़ेगा, स्टाफ चेक करना पड़ेगा जिसके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज, उतनी स्किल्स हो कि ये वाला काम करवा पाए, वरना ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। 3 पॉइंट्स हो गए। और सर दूसरा काम क्या होता है उसका, एक स्ट्रेटेजिक लीडर का काम हमेशा होता है कि जो काम करने वाले हैं वो इतनी आसानी से नहीं करेंगे, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। एक ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा, ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे वहां पे लोगों को लगे कि हमें ये काम करना चाहिए। तो यही सारे के सारे पॉइंट्स है जिसे बोला जाता है प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स। तो अगर आप देखोगे आंसर के अंदर तो जल्दी से आ जाओ, मैं दिखा भी देता हूं सर। बजट एलोकेशन, बजट एलोकेट किया जाता है, किसको पकड़ा दिया जाता है सर, लीडर को पकड़ा दिया जाता है। उसको बोला जाता है क्या कर, वो चेक करने से पहले क्या देखेगा, पॉलिसी अलाइनमेंट देखा कि जो मेरी पॉलिसी बनी हुई उसके साथ मुझे अलाइन करना है, कि जो भी मुझे काम करना है पॉलिसी के साथ अलाइन करना चाहिए, कि सपोर्ट करनी चाहिए पॉलिसी। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी है ताकि काम अच्छे तरीके से होता रहे। उसके बाद में क्या करना है सर, उसको
उसके लिए क्या चाहिए, उसको स्टाफ की कैपेबिलिटीज चाहिए। सर स्टाफ कहीं ना कहीं कैपेबल होना चाहिए उस काम को करने के लिए, और दो काम उसे मोटिवेट करते चलना है और कल्चर एंड क्लाइमेट तो बना के चलना है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज जो ओवरऑल फैक्टर होता है उसे बोला जाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सर उसके पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसे बनाना पड़ेगा जो उसको क्या करे, सपोर्ट करे सारा टाइम पे। ये उसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब टेक्नोलॉजी की उसको जरूरत पड़ने वाली है। तो दिस इज द नॉर्मल पॉइंट, आप रीड कर सकते हो। मोटा मोटा आपको सिर्फ हेडिंग्स याद होनी चाहिए, बाकी अंदर का बना के लिख लेना। चलो सर इंपॉर्टेंट है ज्यादा नहीं सर, ठीक है सर। इस पेज में सर कुछ इंपॉर्टेंट है, रीडेबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी। सर की इंप्लीमेंटेशन टास्क, कहीं ना कहीं जो भी हमने ऊपर बात करी है ना वो सिमिलर सी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। की इंप्लीमेंटेशन टास्क, कौन कौन से की इंप्लीमेंटेशन टास्क होते हैं, अगर ऐसा उल्टा बोलूं इसको तो कौन कौन से प्रिंसिपल एस्पेक्ट होते हैं इंप्लीमेंटेशन के, बाद तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हल्का सा वर्ड बदल दिया, लिखा कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहला वो कहता है एलोकेट करना फंड्स उसके हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं बजट एलोकेट करने की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कह रहा है अच्छे तरीके से क्या करना, डिजाइन करना, मतलब कल्चर एंड क्लाइमेट की बात कर रहा है। इंस्टॉल करना सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा है। फंक्शनल पॉलिसीज, मतलब पॉलिसीज के हिसाब से डिवाइस करना, और आपको बिहेवियरल इनपुट्स पे भी क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सिमिलर से ही पॉइंट्स है, ऊपर से बना के नीचे का आंसर लिख दिया, तो कुछ भी चेंज नहीं है। अरे सर वाह। सर फिर एक छोटी सी चीज आती है जिसको आपको रीड करके चलना पड़ेगा, विच इज फॉरवर्ड लिंकेज वर्सेस बैकवर्ड लिंकेज। ये अच्छा पॉइंट है एक, कि आपको सिर्फ रीड करना है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको जाके रीड कर लेना, इससे आपका एक ओवरऑल कंसेप्ट माइंड में बैठ जाएगा। रीड ही करना है बस, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन डिक्टेट करते हैं इंप्लीमेंटेशन की नीड्स को। पहले क्या आती है फॉर्मुलेशन, फिर क्या आती है इंप्लीमेंटेशन, तो मतलब फॉरवर्ड लिंकेज होती है। न्यू स्ट्रेटेजी ड्राइवर स्ट्रक्चर चेंजेस एंड लीडरशिप अडेप्शन, तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी वो कहीं ना कहीं प्लान के हिसाब से हमें क्या करनी पड़ेगी, न्यू स्ट्रेटेजी लेके आएंगे, तो उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन को भी क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, लीडर्स को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, पॉलिसीज में भी चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। तो उस तरीके से मतलब प्लानिंग अफेक्ट्स द एक्शन, तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन इफेक्ट हो जाएगी जब आपने अपना प्लान चेंज कर दिया। सर बैकवर्ड का मतलब क्या है, कभी कभी आपको इंप्लीमेंटेशन करते हुए पता चल सकता है कि यार कहीं ना कहीं हमारे प्लान के अंदर कुछ वीकनेस रहेगी, तो आप पीछे की तरफ जाते हो और अपने प्लान को क्या करते हो, चेंज करते हो। नॉर्मल बिहेवियर है। सो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन फैक्टर इन्फ्लुएंस द फॉर्मुलेशन, तो आपने इंप्लीमेंटेशन फैक्टर जब लगाने की करा तो आपको पता चला किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मुलेशन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चर लिमिट द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आपने जब प्लान बनाया तो आपको लगा आपने उतने पे रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दिया, जब आपने रिसोर्सेज को एक्चुअली में एलोकेट करने की ट्राई करी तो पता चला इतनी तो रिसोर्सेज ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास, उतनी तो कैपेबिलिटीज ही नहीं है, तो हमें जाके अपना प्लान क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। एग्जाम्पल रिलायंस जियो ने कहीं ना कहीं ऐसे केसेस बहुत हुए थे। पहले वो बैकवर्ड लिंकेज में गया था, अगर उसने जब वो रिलायंस लेके आना था पहले वो टावर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने गया, मतलब वो पीछे की तरफ गया। तो मतलब एग्जांपल आपको समझने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जांपल याद रख सकते हो। एक्शन एंड रियलिटी अफेक्ट द फ्यूचर प्लानिंग। चलिए सर इसको मैं दिखा लेता हूं, ऊपर भी एक क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 18, वो भी दिखा लेता हूं, 12 भी दिखा लेता हूं, आ जाओ जल्दी से। सर 12 और 18, सर 12 तो यहीं पे ही है। सर ये रहा, चलिए जी सिर्फ रीड करना है। यस सर याद है आप लोगों को, सिर्फ रीड करना है बिल्कुल। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन आर द इंटरवाइंड एंड लिंक्ड विद ईच अदर, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को बताना है। मई 22 के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आ रखा है ये वाला, तो आपने सिंपल फॉर्मुलेशन को और फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन को क्या करना है, इंटरलिंक करके बताना होता है। फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में बता दिया। The different elements in the strategy formulation from objective setting, environmental and organization appraisal, alternatives and choices to the strategic plan, तो मतलब जो भी आप चैप्टर नंबर 1 से 2 3 4 के अंदर करते हो वो सारे के सारे फॉर्मुलेशन का क्या बनते हैं, पार्ट बनते हैं, ये बता दिया। डिटरमाइन द कोर्स द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट, तो उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हो ऑर्गेनाइजेशन को क्या अडेप्ट करना चाहिए। With the new strategies or the reformulated strategy, many changes must be made in the organization, तो अगर आप कुछ भी रिफॉर्मुलेट कर रहे हो या नई स्ट्रेटेजीज लेके आ रहे हो तो उसके हिसाब से आपको इंप्लीमेंटेशन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द लीडरशिप में नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडिफाइड और द न्यू स्ट्रेटेजी। तो एक ही लाइन है जिससे सब कुछ आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या स्टाइल में क्या करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। ये कहां पे आता है, इंप्लीमेंटेशन में। तो इंप्लीमेंटेशन चेंज मांग रहा है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडिफाइड और द न्यू स्ट्रेटेजी, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं न्यू स्ट्रेटेजी में, तो आपको फॉरवर्ड लिंकेज करना पड़ेगा। प्लान में चेंज आ रहा है तो आपको एग्जीक्यूशन भी चेंज करने की जरूरत है। सर दूसरा वाला बैकवर्ड लिंकेज इंप्लीमेंटेशन आल्सो अफेक्ट द फॉर्मुलेशन, पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शंस इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द स्ट्रेटेजी, तो पास्ट में कुछ आपने एक्शंस लिए होंगे जिसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजी को क्या करते हो, चूज करते हो, तो हो सकता है आपको उसके लिए क्या करना पड़े, बदलना भी पड़े। विद द करंट रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं वही वाली बात है, करंट रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चर्स आपके उतने नहीं है जितना आपका प्लान मांग रहा है, तो आपको अपने प्लान को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यही वाली कहानी यहाँ पे लिखी, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट फॉर्मुलेशन इज प्राइमरी एंड एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, ये बता दिया कि ऊपर वालों की लगी एक्टिविटी होती है, और इंप्लीमेंटेशन किसके लिए होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है। ये हम ऑलरेडी किसमें कवर कर चुके हैं, हमारा डिफरेंस के अंदर कवर कर चुके हैं। तो छोटा सा पॉइंट है कि आपने दोनों के अंदर चेंजेस करने के लिए जरूरी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इंप्लीमेंटेशन को चेंज होगा तो फॉर्मुलेशन बदलना नहीं पड़ेगा, हमेशा बदलना पड़ सकता है। चलो जी सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, ये भी बता दो। देखिए कितनी बार आया पेपर के अंदर, टू कन्वर्ट स्ट्रेटेजिक एक्शंस
यहाँ पे आपने लिखा होता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स, यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में एन्यूमरेट द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद में सर प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, ऐसे तरीके से भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आपने ये नहीं है कोई रैंडम सा आंसर लिखो। यहाँ पे गलती क्या होती है, हम लोग बेसिक आंसर लिखाते हैं, बेसिक नहीं लिखना है। अच्छा खासा आंसर अवेलेबल है, सिर्फ याद रखना प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स वर्ड ढूंढूंगा और इंप्लीमेंटेशन में ढूंढूंगा और लिख आऊंगा। कहां से शुरू करूंगा सर, बजट से शुरू करूंगा। बोलूंगा क्या चाहिए उसके लिए मेरे को, बजट किसको देता हूं मैं, लीडर को लाके देता हूं। सर लीडर बता दो कहां है मेरा, लीडर के बाद में क्या करूंगा, क्या उसे भाई मोटिवेट करिए और कल्चर वगैरह क्लाइमेट देख लियो। फिर उसके बाद में जाइए कंपनी की पॉलिसीज वगैरह देख लियो, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। फिर तेरे देखियो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो, उसके लिए स्किल्स एंड एक्सपर्टीज वाले लोग, तेरे को कैपेबल लोग चाहिए। और लास्ट में तेरे को क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम पे फोकस रखियो ताकि सारी चीजें सही से क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, इतना सब बात है और आपका आंसर खत्म हो जाता है। बढ़िया सर, चलो जी सर। उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है रीड करने वाला सर, क्या द आइटरेटिव नेचर बोलो या फिर इश्यूज बोल सकते हो। सर इश्यूज होते हैं क्या, कुछ इश्यूज हैं, बिल्कुल सर इश्यूज हैं। स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के अंदर करते हुए कुछ इशू आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जो ऊपर वाले आपने पॉइंट बताए ना कि इंप्लीमेंट करने के लिए ये चाहिए होता है एस्पेक्ट, अगर वही नहीं है तो वो क्या एक इशू है। जैसे कि सर फंक्शनल डायरेक्टिव्स, जो हमारी पॉलिसीज के अंदर डायरेक्टिव्स वगैरह लिखे हुए हैं, अगर उसके हिसाब से काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक इशू है कि उसके हिसाब से हमें काम करना है, वहां फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। सर बिहेवियरल इनपुट अपने आप में एक इशू है, वो मोटिवेट ही नहीं है कहीं ना कहीं, उनको अच्छा वाला कल्चर दे भी दिया लेकिन जो लीडर है उसके पास वो स्किल्स ही नहीं है उनको मोटिवेट करने की, ये भी अपने आप में इशू है। कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन अपने आप में इशू है, उसको प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या फिर जो प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन है कि प्रोजेक्ट तो ठीक है लेकिन उसका प्रोसीजर डिफिकल्ट है, मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस वगैरह डिफिकल्ट है उसके अंदर, रिसोर्स की एलोकेशन सही तरीके से नहीं हो पाना, या फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वगैरह करना, बहुत सारी एडजस्टमेंट मांग रहा है क्योंकि प्लान वगैरह के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे एरियाज ऐसे हैं जो किसको सर इश्यूज क्रिएट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन के अंदर इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाले पॉइंट्स याद रहेंगे तो बनाने में थोड़ी सी आसानी जरूर होगी। ठीक है सर जी, ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। सर अब किसके ऊपर आए हैं, अब हम ऐसे टॉपिक के ऊपर आए हैं जो मेरी ए कैटेगरी के अंदर आता है, नंबर 2 पे मैं बोलूंगा इसको, नंबर 1 पे थोड़ा सा नहीं लेके चल रहा हूं, नंबर 2 पे लेके चल रहा हूं। देखो जो मेरे ए कैटेगरी के टॉपिक होते हैं ना, अब यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चारों इंपॉर्टेंट नहीं आएंगे, उन 3 या 4 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। बाकी जो 3 या 4 टॉपिक्स है जो थोड़े से कम अटेंटिवनेस मांगते हैं उसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है। तो यूजुअली 5-5 नंबर के ऐसे 2 क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे एबीसी एनालिसिस करना इतना लॉजिकल नहीं है। रेदर आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो कि 1 2 3 4 कौन से करो, इसमें से एक मिल गया, फिर 3 5 6 7 8 कौन से करो, इसमें से एक मिल जाएगा। ये बेटर अप्रोच लगती है मुझे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। चलो जी सर आगे बताओ। सर पहले बात तो आता है सर हमारे को क्या करना है, स्टेप्स टू इनिशिएट चेंज। आपको पूरी की पूरी कहानी के अंदर एक वर्ड ढूंढना है पेपर के अंदर जाके, क्या स्ट्रेटेजिक चेंज कहीं लिखा है या नहीं लिखा। स्ट्रेटेजिक चेंज मिला नहीं, अपने आप को नैरो डाउन कर लेना कि भाई मुझे कर्ट की बात करनी है, कर्ट लुइस मॉडल लगता है चेंज के ऊपर। जैसे स्ट्रेटेजिक चेंज मिला यहां पे आ जाना अपने माइंड में लेके। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, यहां पे 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, हमेशा बच्चा एक ही आंसर लिख के आता है, उसका वो गलती नहीं करनी। सर पहला क्या, सर पहले तो ध्यान रखना जैसे ही आएगा क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, मॉडल चेंज को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है नंबर 1, या फिर स्टेप्स पूछ रहा है कि चेंज के लिए कौन कौन से स्टेप्स करे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये 2 क्वेश्चन तो पहले ये बनते हैं। तो सर चेंज की बात करिए, स्टेप्स पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर स्टेप्स पूछ रहा है तो बेसिक आंसर है, बिल्कुल बेसिक है, इजी सबसे कौन सा स्टेप्स। सर क्या कह रहे हैं, स्टेप्स का बहुत सिंपल है सर, वो कहता है पहले रिकॉग्नाइज करके नीड आ रही है चेंज की, बिल्कुल इवोल्यूशन को भूल जाना, यहाँ पे आप चेंज ले लेंगे, वर्ड आपके बुक में चेंज लिखा हुआ है, इसको ऐसे ले लीजिए। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, आप चेंज की नीड को देखिए, रिकॉग्नाइज कर लीजिए। फिर एक क्रिएट कर एक शेयर्ड विजन, सबको शेयर्ड विजन क्रिएट करो टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक कि ये चेंज क्यों जरूरी है, हम समय क्यों अडेप्ट करना चाहिए, ये जरूरी है। और लास्ट में इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, मतलब रियलिटी में उस चेंज को क्या कर दो, इंप्लीमेंट कर दो। तो ये बेसिकली 3 स्टेप है, पहले रिकॉग्नाइज करो नीड उसकी, फिर एक शेयर्ड विजन क्रिएट करो क्यों जरूरी है, और उसके बाद उसको क्या कर दो, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो चेंज को। क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ये होते हैं 3 स्टेप कोई भी स्ट्रेटेजिक चेंज को लेके आने की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2 कि सर कर्ट लुइस का मॉडल क्या बोलता है चेंज को लेके, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 3 स्टेजेस क्या है चेंज प्रोसेस के अंदर, ये एक्सप्लेन कर दो। कौन से 3 स्टेजेस हैं, स्टेप्स की बात नहीं कर रहा हूं, कौन से 3 स्टेजेस हैं, या फिर कर्ट लुइस मॉडल का जो चेंज का मॉडल है वो कौन से स्टेजेस बताता है। तो वो 3 स्टेजेस बताता है कि अगर आपने कभी भी चेंज करवाना है तो आपको अपने पहले जो करंट कर रहे हो उसे अनफ्रीज करो, पहले अपने लोगों को अनफ्रीज करो, मतलब कि उसके लिए प्रिपेयर फॉर द चेंज। आपको कोई भी चेंज लेके आना है तो आप एकदम से ना लेके आओ, धीरे धीरे लेके आओ, ग्रेजुअली लेके आओ, वरना लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। फंक्शनल लेवल के लोग होते हैं, चेंज अडेप्शन उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो पहले बोला गया चेंज शुड नॉट कम, एक लाइन जो मैंने लिखी आपको ऐसे फॉलो करनी है, क्या, चेंज शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। आपने सरप्राइज की तरह नहीं लेके आना है, एकदम से धप्पा नहीं करना है उनके ऊपर, ठीक है। आपने उनका मोरल को लोअर नहीं करना है, आपको उनको धीरे धीरे करके प्रिपेयर करना है चेंज के लिए, मेकिंग इंडिविजुअल अफेयर ऑफ इट्स नेसेसिटी, और बताते जाओ ये चेंज क्यों जरूरी है, इससे क्या बेटर होगा। पहला स्टेप।
स्टेप। दूसरा सर आप चेंज करने लग जाओ, एक्चुअली में मूविंग टू द न्यू सिचुएशन, आप न्यू सिचुएशन की तरफ आ जाओ। इसके अंदर वर्ड 3 लिखने बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर, इनको बिहेवियर पैटर्न बनाना पड़ेगा आपको इनका, पहले इसको चेंज करने के लिए। मतलब चेंजिंग के अंदर क्या होता है, आपको इनके बिहेवियर में लेके आना पड़ेगा कि ये चेंज अब हमें रोज फॉलो करना है और उसे रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिहेवियर पैटर्न को रीडिफाइन करना पड़ता है। इसके 3 तरीके होते हैं सर, कौन कौन सा? कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। तब इन तीनों चीजों को करोगे तो उन लोगों को चेंज नॉर्मल लगने लग जाएगा, वो उसको फॉलो करने लग जाएंगे। पहला दूसरा स्टेप तो पहला हो गया अनफ्रीज कर दिया, अब एक्चुअली में चेंज को अडेप्ट करवाया, बिहेवियर में लेके आए और लास्ट में उसको वापस रीफ्रीज कर दिया। मतलब उस नए बिहेवियर को ही क्या बना दिया, परमानेंट बना दिया। मतलब न्यू बिकम्स द नॉर्मल, जो न्यू है उसे नॉर्मल कर दो, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करने लग जाओ, उसको रीइंफोर्स करवाओ, उसको मॉनिटर कराओ, उसको इवेल्युएट करवाओ, उसके लिए मोटिवेट करते चलो ताकि लोग इसको फॉलो करते चले। तो ये तो बेसिक 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से हो गए? अनफ्रीज करो, चेंज करवाओ और उसके बाद में रीफ्रीज कर दो। सर क्वेश्चन किससे आएगा? अभी भी मुझे लगता है इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा किससे सर? इससे कि सर ये जो बिहेवियर पैटर्न होता है, बिहेवियर पैटर्न रीडिफाइन किया गया कर्ट के मॉडल के अंदर, उसके 3 पॉइंट्स बता दो। तो कहीं ना कहीं हमें ये CII के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मुझे। नंबर 1, नंबर 2 स्टेजेस, नंबर 3 स्टेप्स। इन तीनों को अच्छे से कवर करके चलना है सर आपने। सर कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन से भी समझा देता हूं। आ जाओ। तो सर क्या क्या करना है हमें? 6 और 8 देखना है, क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10। तो कहीं ना कहीं 6 से 10 तक हम सारे क्वेश्चन जल्दी से देख आते हैं इसके। चल के आ जाओ। एक ही क्वेश्चन है वैसे तो जिसमें मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा हमारा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप 6 देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था क्वेश्चन आया। क्या सर? एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर इनिशिएटिंग द स्ट्रेटेजिक चेंज। क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स पूछा है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द स्ट्रेटेजिक चेंज, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज। तो स्ट्रेटेजिक चेंज का नोट बता दो और प्रोसेस बता दो स्ट्रेटेजिक चेंज का क्या है। तो आपने 3 स्टेप्स तो क्या बता के आने, क्लियरली बता के आने स्ट्रेटेजिक चेंज के लिए कौन से स्टेप्स जरूरी होते हैं। रिकॉग्नाइज करो नीड फॉर चेंज क्या है, शेयर्ड विजन करो और इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। ये तीनों काम आपके सिंपल सिंपल है। सबसे पहले इसमें बताया क्या, फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोस। आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कौन सा चेंज आपने लेके आना है। कहीं ना कहीं ऐसा कल्चर जो आपको सपोर्टिव लगता है, कौन सा सपोर्टिव नहीं है, मतलब चेंज कहां पे जरूरी है। फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कोइंसाइड। मतलब आपको इसको विजन बनाना पड़ता है, तो वो ऊपर वालों से लेके नीचे वाले लेवल तक सबके लिए क्या होना चाहिए, कॉमन विजन बनाना चाहिए। कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपको एक्शन स्टेज के ऊपर आ जाना है और आपको क्रिएट एंड सस्टेन करना है एक एटीट्यूड, जिसकी वजह से वो लोग क्या करें, इस चेंज को क्या कर पाए, इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाए, मतलब इंप्लीमेंट कर पाए और वापस ना जाए, मतलब चेंज को अडेप्ट कर लें। ये 3 काम आपने इनसे करवाने होते हैं। ये हो गया बेसिक वाला। सर कर्ट भी इसके ऊपर कुछ बोलता है क्या? देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। आपने अगर स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो स्टेप्स लिख के कवर कर देना है इसको, दैट्स इट। सर 3 स्टेजेस कौन कौन से चेंज प्रोसेस के? सर पहला अनफ्रीज करो। अनफ्रीज में मतलब अवेयर ऑफ द नेसेसिटी फॉर द चेंज एंड प्रिपेयर्स देम फॉर इट। अवेयर करो उनको क्यों आ रहा है, प्रिपेयर करो और उनके लिए भी क्या आना चाहिए, सडन चेंज सरप्राइज की तरह नहीं आना चाहिए। ये बात हमने कर ली, धप्पा नहीं करना है। फिर चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन में लेके आने का मतलब क्या है सर, बिहेवियर पैटर्न के अंदर उनको ले आओ। क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन, ये आ गया। और लास्ट में रिफ्रेश कर दो, मतलब कंप्लीटली रिप्लेस कर दो उनका फॉर्मर बिहेवियर और उसको कंटिन्यूसली क्या करते चलो, रीइंफोर्स करते चलो। मतलब हम फाइनल तरीके से इसको क्या कर दो, फिक्स कर दो। सर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, ये वाला एरिया। इस एरिया में क्या ध्यान रखना है, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है सर? कंप्लायंस का मतलब होता है आपने उनसे कैसे अडेप्ट करवाओगे एक नया चेंज, तो आप उनको बताना पड़ेगा, उनको क्या देना पड़ेगा, थोड़ा सा फील करवाना पड़ेगा कि आप लोग स्पेशल और ये क्यों जरूरी है। और जरूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े बेनिफिट दिखाने पड़ेंगे। सर बेनिफिट में क्या आता है, कंप्लायंस का मतलब आता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर आप फॉलो करोगे, ऐसा करके दोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करके दोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ये भी एक तरीका है। दूसरा, आपको उनको साइकोलॉजिकली इंप्रेस करना पड़ेगा, एक ऐसा लीडर रखना पड़ेगा जो लीडर को देख के उनको लगे हाँ यार हमें फॉलो करना चाहिए, हमारा रोल मॉडल है, क्या बढ़िया तरीके से कर रहा है, हमें कल ऐसा बनना है। तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई विद द रोल मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि उनको देख के वो लोग काम करने लग जाएं। लास्ट में इंटरनलाइजेशन का क्या मतलब है सर, सिंपल है, इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस गिवन द फ्रीडम टू लर्न एंड अडॉप्ट द न्यू बिहेवियर। कहीं ना कहीं आपको इनको इंटरनली चेंज करना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो कुछ नया लर्न करने के लिए जाएं और कहीं ना कहीं न्यू बिहेवियर को क्या करें, अडॉप्ट करें। ये 3 तरीके होते हैं, इंटरनली चेंज करना, इंटरनलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कुछ देख के करवाना, मतलब रोल मॉडल से, और कंप्लायंस का मतलब है आप उनको क्या कर सकते हो, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी अवार्ड्स की तरह से ट्रीट करके भी अपना काम करवा सकते हो। जो काम करे वो करवाओ लेकिन न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट करवाओ, दिस इज द की। क्या बात क्लियर है सर? क्लियर है। चलिए सर उसके बाद सर ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आया, सिंपल आया, लेकिन कुछ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसके अंदर से। उसका एक अच्छा एग्जांपल है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7।
क्या कह रहा है सर, ग्लासवेयर लिमिटेड इज अबाउट टू गो थ्रू अ सिग्निफिकेंट रीस्ट्रक्चरिंग करने को चाहता है वो। द स्ट्रेटेजिक चेंज इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम अ डिसेंट्रलाइज्ड टू अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक चेंज इन्वॉल्व है। देखिए स्ट्रेटेजिक चेंज मिला तो क्वेश्चन में ध्यान से अपनी आंखें खोल लेना कि ये कर्ट लगेगा। स्ट्रेटेजिक चेंज इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम अ डिसेंट्रलाइज्ड टू सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर पे जाना चाहते हैं। दिस विल हेल्प द ग्लासवेयर अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ द सपोर्ट एक्टिविटीज एंड लोअर कॉस्ट। कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट कम आ जाएगी। द मैनेजमेंट हैज हेल्ड द फर्स्ट हाफ स्टाफ बियरिंग इन विच दे वेंट टू The management held the first staff briefing in which they went to the great lengths to explain that the change was necessary to equip the company to face the future competitive challenges। उन्होंने पहली मीटिंग रखी है और उसमें वो डिटेल में बता रहे हैं, चाह रहे हैं लोग समझें, उनको करवाना चाह रहे हैं, ऐसा कर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द करंट स्टेज। कौन सी स्टेज में, पहले वो चाहते हैं उनकी तरह सरप्राइज ना आए जी, सरप्राइज नहीं चाहते हम लोग, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, समझाएंगे, फिर आपसे काम करवाएंगे। मतलब अनफ्रीजिंग सिचुएशन की बात कर रहा है, पहले वाली सिचुएशन की बात कर रहा है। उसको एक्सप्लेन कराना प्रॉपर, सडन वगैरह नहीं आना चाहिए, और फिर उसके बाद में क्या कर देना, इसको नॉर्मल क्वेश्चन के साथ में रिलेट करके उसका आंसर लिख देना। बहुत सिंपल है। ठीक है जी सर। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया 6-7, ये वाला रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ये तीनों वही पॉइंट है, रीड करने वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है सर। डायरेक्टली क्वेश्चन किसके नाम से आ सकता है सर, ये देखो, रीअसाइनिंग द न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ऐसे बोलेगा। डिस्कस द 3 मेथड्स ऑफ रीअसाइनिंग न्यू पैटर्न बिहेवियर, ये बोलेगा न्यू पैटर्न बिहेवियर। तो फिर से आपको कौन याद आना चाहिए, एच.सी. कैलन के बारे में। मतलब ये जो 3 पॉइंट दिए थे एच.सी. कैलन ने दिए थे, कर्ट के अंदर ही है, तो कर्ट के अंदर नहीं भी याद रहेगा एच.सी. कैलन तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 3 मेथड कौन कौन से है सर, वही वाले। कंप्लायंस मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इनको फियर ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या मिलेगी। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, रोल मॉडल खड़ा कर दो साइकोलॉजिकल इंप्रेस करने के लिए। इंटरनलाइजेशन, फ्रीडम टू लर्न एंड अडॉप्ट द न्यू बिहेवियर, थॉट प्रोसेस को चेंज करना इंटरनली उसके। ये तीनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अगर आपने ये तीनों काम आप करते हो और कहीं ना कहीं रीडिजाइन हो जाती है तो 2 बातें बोली जाती है नीचे, याद रख लेना। क्या आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, जो नया प्लान बनाया, फॉर्मुलेट अ रीडिजाइन प्रोसेस प्लान, आपको उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप नया प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया, लोग मान गए हैं, तो अच्छे तरीके से अब उसकी प्लानिंग करो ताकि ये लोग उसे कंटिन्यू कर पाए। और दूसरे नंबर पे आपको इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, रीडिजाइन प्रोसेस को। तो ये दोनों काम फिर से करने पड़ते हैं। जैसे कोई प्रोसेस चेंज होगा फिर से प्लानिंग होगी और फिर से एग्जीक्यूशन होगी ही होगी। तो ये दोनों बातें आप एंड करने के लिए लिख सकते हो। नहीं भी लिखोगे, 3 मेथड पूछे वहां पर भी आंसर खत्म कर सकते हो सर। ये टेढ़ा सा क्वेश्चन आया था एमटीपी में 20 में, चांसेस बहुत कम है ऐसा क्वेश्चन आने के, पर थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं थोड़ा सा समझाने की ट्राई करता हूं आपको, जल्दी से आ जाओ। So Dr. Aman has been running a nursing home for about the 22 years now. Has gained an enormous name in this benevolence in the Balram district of the Chhattisgarh. तो बड़ा renowned नाम है किसी का। 22 साल से नर्सिंग होम चला रहे थे भाई साहब हमारे। Recently his daughter Dr. Radhika completed her medicine degree from the United States of America and returned home to be a part of her father's practice. वो भाई यूएस से पढ़ के आई है और अपने फादर के प्रैक्टिस को ज्वाइन करना चाहती है। She has been given the baton to promote modern medicine. उसको काम दिया गया कि तुझे प्रमोट करनी है मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि यहाँ के लोग मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो नहीं करते आसानी से, तो तुझे कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा वो भी अच्छी हैं। ठीक है। एंड रिटेन द लोकल स्किल्ड यूथ इन देयर प्रैक्टिस, और कहीं ना कहीं लोकल स्किल्ड यूथ को यहाँ पे रखना भी है, उनको बाहर जाना नहीं देना है। ठीक है। ऐसा नहीं तू पड़ गया तो सबको लगे ये बाहर गई है हम भी बाहर जाएं, यहाँ रखो। ये दोनों काम उसको दिए करने के लिए। हाउएवर देयर नर्सिंग होम स्किल्ड यूथ हैज बीन मोर इंक्लाइंड टू द ई-कॉमर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पर उनका यूथ कहां जा रहा है, ई-कॉमर्स की तरफ जा रहा है। Dr. Radhika taken is a challenge to imbibe the various essence of the services in them by being employed as a nurse and caretakers of the ill. तो कहीं ना कहीं उसने चैलेंज वगैरह लिया कि वो खुद से कहीं ना कहीं क्या करेगी, ये सर्विसेज वगैरह देगी, एम्प्लॉयमेंट करके खुद से एज एन एम्प्लॉय काम करेगी, नर्स वगैरह की तरह काम करेगी, केयर टेक करेगी। दिस शैल बी वेरी क्रूशियल इन ग्रोइंग द प्रैक्टिस एज डिजायर्ड। मतलब कहीं ना कहीं आप खुद समझो, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल प्ले करना चाहती है जिसमें लोग उसको देखे क्या हो, मोटिवेट हो। तो ये कौन से स्टेप की तरफ लेके जा रहा है हमारे को, आप लोगों को सब समझ आ रही है। कंप्लायंस की बात होती है, दूसरे किसकी बात होती है, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनेट। तो आइडेंटिफाई करवा रही है, खुद को आइडेंटिफाई करवा रही है, मेरे को देख के ऐसा काम करो। ऊपर क्या करवा रही थी, वो कहीं ना कहीं कंप्लायंस कर रही थी, रिवॉर्ड्स वगैरह की बात करेगी, और नीचे इंटरनलाइजेशन की बात करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज सर, अच्छा कोई और की बात ही नहीं करी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज सर, कहीं ना कहीं कौन सा फेज आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन इज द मेन फेज। तो उनको 3 फेज होते हैं हमारे, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। तो उसका काम है राधिका का कंप्लायंस और आइडेंटिफिकेशन। पहला कि वो रोल मॉडल की तरह काम कर रही है, देयर इज नो नीड फॉर कंप्लायंस टू ब्रिंग आउट द चेंज। तो यहाँ पे कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कौन सा वाला स्टेप चूज करा है बिहेवियर को एक्सेप्ट करवाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन की। मेरे को देख के आप लोग क्या हो, रोल मॉडल की तरह कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आप मेरे को देखो और मेरे हिसाब से काम करने निकलो। तो ये थोड़ा सा ऐसा एरिया है जो आपको केस स्टडी बेस्ड जाके क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो एक लाइन दिया उसने खुद से काम करना चाहती है, वही इस कहानी पूरी की इसकी कहानी है। तो इंटरनलाइजेशन। However, the real challenge, बस दिक्कत क्या आएगी, वो आगे कुछ पूछ भी रहा है। मोडल विच विद द मोस्ट चैलेंजिंग, कौन सा वाला फेज है वो तुमने बता दिया, ये वाला कौन सा चैलेंजिंग फेज होता है। किसी को देखो, किसी को बिहेवियर पैटर्न की तरफ लेके जाना इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसे इंप्लीमेंटेशन करवाना प्रॉब्लम है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज करवाना क्या होता है, इंटरनलाइजेशन वाली जो कहानी होती है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है कि उनको इंटरनली ऐसा लगना चाहिए, ये करवाना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं किसकी तरफ है, ई कॉमर्स की तरफ है। वो इंटरनली ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं, हम लोग उनको दिखा के अपनी तरफ कितनी देर तक रोक पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इंटरनलाइजेशन विल बी द मोस्ट चैलेंजिंग फेज। कंप्लायंस की यहाँ पे जरूरत थी नहीं। तो ये क्वेश्चन है जिसको आप समझ सकते हो, ऐसा सा क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है। ठीक है सर, डन सर जी, डन।
उसके बाद ये कोविड-19 वाले में भी सेम ही क्वेश्चन आया था, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, और ये हमने कवर कर लिया। चलो जी, यहां तक हो जाता है हमारा कवर। आगे चलते हैं सर, ये वाला एरिया कवर हो गया टॉपिक। अब ये कहीं ना कहीं एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कवर करवा दिया है सर। उसके बाद आया मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरा टॉप पे बैठा है इस बार एग्जाम के लिए, दैट इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सर इसके अंदर से कितने लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला पेज गलती से भी मिस मत कर देना, गलती से भी, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा इस पेज में से, 5 नंबर का, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा इस पेज में से, शॉर्ट पेपर के अंदर। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको किसमें मिल जाए सर, क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाए। अरे वाह सर, तो मैं 1 में नहीं चाहता। 1 के लिए मेरे पास ऐसे टॉपिक होने चाहिए कि हाँ कोई मैट्रिक्स लगे, कोई ना कोई स्वॉट लगे, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे पिछली बार स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग लगा, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप वाला मॉडल लगा, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के स्टेजेस लगी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, नंबर 1 में आने चाहिए, जिससे रियलिटी टेस्ट हो। और ये वाले जो एरियाज है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को मिलना चाहिए। पहला क्वेश्चन 5 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ये मैं चाह रहा हूं यहाँ पे देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है सर जी। सर क्या करना है इसके अंदर, अब इसके अंदर आपने ध्यान से समझना करना कौन सा। सर सबसे पहले करना है आपने ये वाला क्वेश्चन, स्ट्रेटजीज टू यूज फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि सर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज किया जाता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज बता दो फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज यहां पे भी लिखा आएगा, गलती मत कर देना, आगे पढ़ना पूरा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेगी तो इस पेज पे आ जाना है, स्ट्रेटेजिक चेंज की बात करेगी तो ऊपर वाले पेज तक रहना है। दोनों चीजें क्लियर है? यस सर। सर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बहुत सिंपल है सर। हमेशा जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, कहानी कहां से शुरू होती है, टॉप से। टॉप को यहां पे लीडरशिप बोला जा सकता है, तो कहीं ना कहीं बिगन एट द टॉप। आपको पहले टॉप पे ऐसे लोग बिठाने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं उन स्ट्रेटजीज को देख के उसकी तरफ जाना चाहें, ताकि नीचे वाले लोग उनको देख के उसकी तरफ जाना चाहें। तो पहले बिगन एट द टॉप। सबसे पहले तो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कहां पे शुरू हो जाती है, टॉप लेवल पे शुरू हो जाती है। फिर मेक श्योर करना पड़ेगा आपको कि भाई ये चीज हमारे लिए जरूरी भी है ना, किसी को देखा देखी आप लोग तो नहीं कर रहे हो। मतलब आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैन एड वैल्यू। हर चीज में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू ऐड करेगी जरूरी नहीं है, कहां पे ऐड करेगी ये देखना आप लोगों के लिए जरूरी है। दूसरा पॉइंट, मेक श्योर द चेंजेस नेसेसरी। थर्ड पॉइंट, आपको डिसरप्शन रिड्यूस करनी है। सर क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने चेंज की बात करी, नीचे से हल्ला मचने लग जाएगा, स्ट्राइक्स की तरफ जाने लग सकते हैं लोग। आपको ऊपर वाले लोगों को लोग गाली देते मिलेंगे आप लोगों की, हमें नहीं करना है, रोज चेंज करवा देते हो, ठीक है ना। ऐसे तरीके से बिजनेस लेवल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। तो रिड्यूस करनी है आपने डिसरप्शन ना आ पाए, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इंप्लॉयज के थ्रू क्रिएट हो सकती है, आपको उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अर्ली कम्युनिकेट, अर्ली का मतलब सर क्या है, वही ऊपर वाली बात याद रहोगी आप लोग अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि पहले से ही मीटिंग रखो, डिटेल में समझाओ, रिवॉर्ड्स वगैरह बता दो पहले से ही, ताकि लोग उसको अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा सोचें, ठीक है। और ट्रेन करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा उनको, कहीं ना कहीं ऊपर से रिलेट हो रहा है, ध्यान से समझना। लास्ट में सर एनकरेज कम्युनिकेशन एनकरेज करो, उन्हें बोलो कि आप लोग अपने व्यूज दो कि इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेटिव अप्रोच बना लो, तो उस तरीके से लोग आपके साथ अब इजीली क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और लास्ट में आपने क्या करना है, मेक श्योर द चेंज इज अ नॉर्म एंड नॉट एन एक्सेप्शन। जो चेंज आना चाहिए वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह आना चाहिए, कहीं ना कहीं अडेप्ट करनी है न्यू टेक्नोलॉजीज, एज एक्सेप्शन की तरह नहीं आना चाहिए। मेक श्योर द चेंज इज अ नॉर्म एंड नॉट द एक्सेप्शन, मतलब नॉर्मल तरीके से उस चेंज को आपने लेके आना है, कोई एक्सेप्शन तरीके से लेके नहीं है, एकदम से लाके सरप्राइज की तरह मत डाल देना, नॉर्मल तरीके से लेके आओ, ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह लेके आओ कि एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज आर द 5 एरियाज जो आपको चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज होती है। जैसे क्वेश्चन मिलेगा चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज का, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमें सबसे पहले कवर करना है इंपॉर्टेंट में से। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे डिजिटल मैनेजमेंट के, जिसका क्वेश्चन आता है ये वाला। सर की एलिमेंट्स क्या होते हैं, की एलिमेंट्स बता दो, या फिर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स बता दो किसके साथ डिजिटल ट्रांसमिशन, जो आपने डिजिटल ट्रांजिशन करनी है उसके 4 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से, जिसका हमें ख्याल रखना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, इजी है पहले वाले से। पहले वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी बतानी है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रेटेजी क्या लगती है, वो बता दिया हमने, ऊपर से शुरू करो और फिर बाकी काम कर लो। अब आता है सर की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स में क्या ध्यान रखना है सर, हमने 4 पॉइंट्स है बेसिकली, बहुत सिंपल क्या सर। सर की एलिमेंट्स क्या होंगे डिजिटल के, हमें पहले तो बताना पड़ेगा हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या, हम किस चीज के लिए क्या करें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने की सोच रहे हैं। तो पहले नंबर पे आपको बताना है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के, ये बता दिया। दूसरे नंबर पे आपको बताना पड़ेगा आपकी करंट स्टेट क्या है, किस जगह से आपने अभी आप करंट स्टेट में क्या काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके लगता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हो। तो क्योंकि हमने जो सेकंड पॉइंट में उधर पढ़ा था नेसेसिटी जाननी है, तो वो नेसेसिटी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, असेसिंग द करंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइटिंग द प्रॉब्लम एरियाज, कि यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी में वीक है, हमें डिजिटल जाना चाहिए। दूसरा मतलब आज के बारे में बताना, योर प्रेजेंट सिचुएशन व्हिच कैन बी आल्सो टर्म्ड एज नाउ, अभी के बारे में बताओ। फिर फ्यूचर के बारे में, क्रिएटिंग अ रोड मैप की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे और हम कहां पहुंचना चाहते हैं, ये क्लियर कर दो। और उसके बाद में इंप्लीमेंट एंड मैनेज किस तरीके से किया जाएगा। ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जब आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से शुरू करो, आज असेस करो कि आज क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। देन थर्ड नंबर पे रोड मैप बताओ कि कैसे होगी वो बोली, और चौथे नंबर पे उसको कैसे इंप्लीमेंट और मैनेज किया जाएगा एट द ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल। आपने हमेशा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी एक
कॉर्पोरेट लेवल के लिए नहीं होगी, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए की जाएगी। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर की एलिमेंट्स के नाम से आएगा। अब आता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, विच इज थर्ड वन, कि सर ये जो आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, जो चेंज की बात कर रहे हो, इसके अंदर इसे मैनेज कैसे किया जाएगा। आपने ये तो मुझे समझा दिया पहले नंबर पे स्ट्रेटेजीज कौन सी होंगी, ये भी समझा दिया आपने कि आपने ये एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से जिसके लिए आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो। अब ये समझा दो सर हाउ, हाउ का आंसर देना, हाउ टू मैनेज चेंज, किस तरीके से चेंज को मैनेज करोगे। जो हमने ऊपर दोनों पॉइंट्स पढ़े हैं ना, उसको मिलाना है बस, और ये वाले पॉइंट्स बन जाएंगे। सबसे पहले जो यहां से पढ़ के स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, मेरा एम क्या, मेरा गोल क्या, मैं क्यों करना चाहता हूं। पहले वाला पॉइंट एलिमेंट्स का ले लिया। सेकंड पॉइंट है हमेशा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्युनिकेट करो, तभी जाके चेंज करना पॉसिबल। क्यों? क्योंकि किससे रेजिस्टेंस आने वाला है हमें पता है, फंक्शन लेवल वालों से रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। वो लोग जल्दी नहीं मानेंगे, उनको कहीं ना कहीं हमारे को लीडरशिप वाले बंदे को क्या करना पड़ेगा, अच्छा कल्चर देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंप्लायंस देना पड़ेगा, रिवॉर्ड्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे। तो कम्युनिकेट करना शुरू कर दो, एकदम से उनके ऊपर मत ले आना। फिर बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस, उनसे हमें क्या देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो लोग पहले चेंज को अडेप्ट करने के लिए पहले नंबर पे नहीं आएंगे, और उसके बाद इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे उनको चेंजेस को ग्रेजुअली, इंटरनलाइजेशन, उनको कहीं ना कहीं फील करवाना पड़ेगा कि ये हमारे लिए अब नॉर्मल एक्टिविटी बनती जा रही है। और लास्ट में ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, आपको साथ साथ उनको ट्रेनिंग और असिस्टेंस देना पड़ेगा। ये लीडर का काम होता है, जिससे उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, वो लोग इजीली उसको फॉलो कर पाएंगे। तो अभी तक जो हमने चेंज पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक चेंज का टॉपिक पढ़ा है ना, वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है इससे। अगर आप समझना चाहो अच्छे से, आप इनको पॉइंट्स को एक साथ रखोगे तो आपको समझ आएगा सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आप एक अच्छा आंसर फॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। दीज आर द 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से मुझे एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कमिंग एग्जाम्स के अंदर। चौथा क्वेश्चन कौन सा बनता है सर, मेरे लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अभी हमने जो करे हैं, विच इज सर रोल ऑफ द चेंज मैनेजमेंट। सर चेंज मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट रखी गई है, उनका क्या रोल है इसको करने के लिए, वो लोगों का क्या काम आएगा। सर सबसे पहले सर उनको क्या करना है, उनको पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मुझे नेसेसिटी देखनी थी, तो वो नेसेसिटी कौन से पैरामीटर के अंदर आ रही है जहां पे चेंज करना जरूरी है, पहले वो स्पेसिफाई करेंगे पैरामीटर। सेकंड, उस पैरामीटर से रिलेटेड क्या बनेगा, एक अच्छा प्लान बनेगा कि हमें इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। फिर थर्ड नंबर पे उन्हें डिटरमाइन करने पड़ेंगे वो टूल्स जिससे ये इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल होगी। चौथे नंबर पे स्टाफ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो वाले लोग जो इसको कर सकते हैं, जो कहीं ना कौन से वाले लोग हैं जो रेजिस्टेंस देते हुए आ रहे थे, बट ऐसे लोग हैं जो उनको पार्टिसिपेटिव और उसे बोलेंगे हम सर करने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमारे को कहीं ना कहीं रिवॉर्ड करोगे इसके लिए, तो वो लोग आगे आ जाएंगे। और लास्ट नंबर पे आपको उनकी ट्रैक करनी पड़ेगी प्रोग्रेस, और देखना पड़ेगा कि कुछ भी रिक्वायर्ड करेक्शन वगैरह तो नहीं है। बेसिकली इवेल्युएशन एंड कंट्रोल करने की बात यहाँ पे कर रहा है। तो ये चेंज मैनेजमेंट का काम होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पैरामीटर डिसाइड होता है कहां पे करनी है, उसके बेसिस पे प्लान बनता है। तीसरे नंबर पे टूल्स देखे जाते हैं, चौथे नंबर पे लोग देखे जाते हैं, और पांचवें नंबर पे प्रोग्रेस उनकी ट्रैक की जाती है। दीज आर द 4 क्वेश्चन जिसमें से हम एक्सपेक्टिंग 1 5 मार्क्स क्वेश्चन इजीली इन योर एग्जाम। स्ट्रेटेजिक चेंज में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ये 3 पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कर्ट लोइंस वाले। तो ये पूरे पेज के ऊपर कहीं ना कहीं 5 नंबर हैं, अच्छे से कवर कर लेना। सर अगर एग्जांपल पूछ लेता है, तो एग्जांपल में यूपीआई एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज था, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, डिजिटल पेमेंट्स के अंदर मूव हो गए, ये बहुत अच्छी बात थी। और कहीं ना कहीं आजकल हम एआई तो देख ही रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम डिजिटली जा रहे हैं बहुत चीजों को लेके। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत रेलिवेंट है, आप इसको यूज कर सकते हो एग्जाम्पल लिखते हुए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो जी सर, इसे क्वेश्चंस को दिखा दो, क्या सीधे सीधे मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं फिर भी दिखाया दूं 47 48 और 47 और 48 में आपको जल्दी से मिलवा लेता हूं दो क्वेश्चन से। चलिए सर 47 48 वेयर आर यू, काफी नीचे मिलेंगे क्वेश्चंस हमें। सर क्या हम इसमें से कुछ छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सर हमें ऐसे में से कुछ छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सर क्या आप सारा कवर करवा दोगे? बिल्कुल यस। वेरी नाइस। 47 48 आ जाइए। ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सर, व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट, व्हाई इज चेंज मैनेजमेंट क्रूशियल ड्यूरिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज मैनेजमेंट क्यों क्रूशियल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, व्हाट आर द सम की स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग चेंजेस इफेक्टिवली, किस कौन सी की स्ट्रेटजीज है जिसके बेसिस से नेविगेट किया जा सकता है इनको। तो हमें बेसिकली क्या बताना है, चेंज मैनेजमेंट क्यों क्रूशियल है। तो चेंज मैनेजमेंट क्यों क्रूशियल है, वो वाला आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। सम की स्ट्रेटजीज टू नेविगेट चेंज इफेक्टिवली, की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बता दो, कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, रेजिस्टेंस के लिए रेडी रहो, इंप्लीमेंट करने चेंजेस ग्रेजुअली, और क्या देनी है उनको असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हम लोगों को देनी है। तो ये सारी हमारी क्या की स्ट्रेटजीज हैं। यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा क्वेश्चन आपसे जो बिगिन एट द टॉप वाला, वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि चेंज मैनेजमेंट क्रूशियल है व्हाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एंड व्हाट आर सम की स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग चेंज इफेक्टिवली, कि चेंज इफेक्टिवली हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला पूछ रहा है सर हमारे से। सर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आंसर, कभी कभी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन ये रहा, तो हमने सर कौन सा वाला लिखना है, ये हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाला पूरा का पूरा इसने यहाँ पे क्या कर दिया, आंसर कर दिया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर फॉर योर सेफ्टी आप लिख के भी चल सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पे की स्ट्रेटेजीज वाला क्वेश्चन की बात करेगा।
ठीक है ना, की स्ट्रेटेजीज कौन कौन से जिससे चेंज इफेक्टिवली देखा जा सकता है, वो वाला क्वेश्चन हमारा यहां से कवर हो जाता है। सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसी वजह से मार्क करवाया क्वेश्चन ताकि आप मिस ना कर दो क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अगला वाला चेक करते हैं 48। बिल्कुल, अब 48 देखते हैं। इमेजिन यू आर अ कंसल्टेंट एडवाइजिंग स्मॉल कंपनीज फॉर अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए हमें एडवाइस करना है। द कंपनी लीडरशिप इज कंसर्न्ड अबाउट द मैनेजिंग द चेंज इफेक्टिवली यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंजेस स्मॉल एंड मीडियम। आउटलाइन अ स्ट्रेटेजी टू हेल्प द कंपनी टू नेविगेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टिवली। आउटलाइन करनी है हमारे को स्ट्रेटेजी टू हेल्प द कंपनी नेविगेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली, कि वो सक्सेसफुली कर पाए, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बना के देनी है। तो मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, उसे लेके आना है, उसे लेके आने के लिए स्ट्रेटेजी बना के देनी है। तो वो कहेंगे सर शुरू होगी टॉप से, लीडर को लेके आओ, उसको चेंज बताओ कि क्यों जरूरी है, दिखाना पड़ेगा, डिस्ट्रप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, ट्रेनिंग और सपोर्ट देके एम्प्लॉयज को एनकरेज करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन, और लास्ट में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि चेंज ही हमारा नॉर्मल है, इसको आपको आगे कंप्लीटली क्या करना है, फॉलो करना है, अडेप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजीज वाला पॉइंट जो हमने लास्ट में लिखा था वहां पे। तो ये पांचों पॉइंट कौन से हैं? जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है, नई तरीके से किसी को बताना है, कैसे आएगी, तो ऊपर से आएगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर आपने सिर्फ यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा था, सम ऑफ द की स्ट्रेटजीज टू नेविगेट चेंज इफेक्टिवली, कि जो हमने चेंज करा है उसे देखो कि वो नेविगेट इफेक्टिवली हो गया या नहीं हो गया। यहां पे हमारे को ये बताना है, तो व्हाट आर द सम की स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग, नेविगेट करना है मतलब ऑलरेडी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, उसके बेसिस पर हमने बताया कि वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कैसे स्पेसिफाई करनी होती है, कम्युनिकेट करनी होती है, रेडी देखना होता है, रेजिस्टेंस के लिए इंप्लीमेंट करना होता है, और ट्रेनिंग वगैरह देते रहना होता है, हमें नेविगेट करना है कि वो सही तरीके से काम करिए नहीं करिए। दोनों के बीच में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, प्लीज इसको ध्यान से करना। तो इसलिए दोनों क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं पेपर के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, याद रखेंगे कि स्ट्रेटेजीज आएगा तो ये लिख देंगे, ऑलरेडी लग चुका है तो ये लिख देंगे। बढ़िया जी, चलो जी आगे चलते हैं। सर अब कौन सा वाला क्वेश्चन आया, अब आता है एक इंपॉर्टेंट है। सर इंपॉर्टेंट है मतलब मेरे लिए बी कैटेगरी के अंदर रहेगा, नॉट गिविंग इट अ टॉप 1 2 3 प्रेफरेंसेस में मैं नहीं रखूंगा इसको, 5th या 6th प्रेफरेंस पे मैं इसको रख सकता हूं। कौन सा वाला? सर मैकेंजी का 7S मॉडल। और इसके अंदर मैकेंजी का 7S मॉडल बेसिकली होता क्या है सर? मैकेंजी के 7S मॉडल के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं लिखा भी होता है, अगर नहीं लिखा हुआ तो ध्यान से समझना है कि हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स की बात करता है वो कहीं ना कहीं, कि कौन से वाले हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं जो मैकेंजी का 7S मॉडल क्या करता है, फॉलो करता है। सर हार्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं मैनेजमेंट के, उसे हार्ड एलिमेंट्स बोला जाता है। और सॉफ्ट एलिमेंट्स आर गवर्न्ड बाय द कल्चर, हेंस डिफिकल्ट टू डिफाइन। ये कहीं ना कहीं कल्चर से डिफाइन होते हैं, जो मतलब स्किल सेट वगैरह से रिलेटेड होते हैं हमारे, वो सारे के सारे हमारे सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये दोनों के बीच में आपको डेफिनेशन इतनी सी लिख के आनी है हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स के बारे में। सर शुरू कहां से होगा? आपको जितना मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिखी है साइड में, इसको यूज करना है आंसर लिखते हुए। ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिसको अगर हम यूज करेंगे तो भी इनफ आंसर आपको नंबर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, जब स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो हार्ड एलिमेंट कौन से? 3 है हमारे, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। टोटल कितने हैं सर हमारे? टोटल 7 हैं। ठीक है सर, 7S है तो 7S ही होंगे सर। तो स्ट्रेटेजी के बारे में क्या है सर? स्ट्रेटेजी के अंदर डायरेक्टली हमने बताना है स्ट्रेटेजी क्या देती है, डायरेक्शन देती है। स्ट्रेटेजी क्या बताती है? कंपिटिटिव अप्रोच के बारे में बताती है, एंड कोर कंपिटेंसी तक हमारे को लेके जाती है एक अच्छी स्ट्रेटेजी। प्लान फॉर द कंपिटिटिव एडवांटेज एंड द लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं हमारे, ये हमारा 7S का हार्ड एलिमेंट है जो स्ट्रेटेजी वाला एलिमेंट आता है, हमें यह ध्यान रखना होता है। दूसरा सर क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर की बात करता है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कैसा है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। ये 2 वर्ड का यूज करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हो, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इतना याद रख लोगे तो भी हो जाएगा काम। सर सिस्टम की बात करता है, सिस्टम का मतलब है डेली ऑपरेशन में जितने भी सिस्टम्स वगैरह यूज होते हैं, हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आईटी, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन, सारी की सारी बातें क्या जाती है हमारी डेली ऑपरेशंस वाली, प्रोसेस वगैरह वाले हमारे सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। ये हमारा थर्ड हार्ड एलिमेंट है जो हमारा 7S में आता है, 3 ही है सर। उसके बाद सर सॉफ्ट एलिमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से? सर शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज के अंदर क्या सर? कोर बिलीफ्स, जो हमारे कोर बिलीफ्स हैं और जो हमारी एथिकल कोड्स वगैरह बना रखे हैं हमने, हमारे मेमोरेंडम में लिखे होंगे, हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में लिखे होते हैं जैसे सीएस के लिए, तो वो सारी क्या है? हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, जिनको हमने गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसको हमारे को फॉलो करना है। उसके बाद सर क्या आता है? स्टाफ। स्टाफ का मतलब क्या होता है सर? हमारे पास जो स्टाफिंग कैसे टैलेंट, हमारे पूल, जो हमारा पूल है पूरा का पूरा स्टाफ का, वो कितने टैलेंटेड है, उनका वर्क फोर्स कैपेबिलिटीज किस लेवल की है, ये हमारा क्या जाता है? सॉफ्ट एलिमेंट आ जाता है। कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, बेसिकली पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। सर स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल। स्टाइल से क्या जाता है? लीडरशिप स्टाइल ट्रांजैक्शनल है या ट्रांसफॉर्मेशनल है, अच्छे तरीके से उन लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा, या पुराने मेथड वाला बंदा है। ये पूरी की पूरी कहानी किसमें आती है? लीडरशिप के अंदर आती है। हाउ मैनेजर्स लीड एंड इंटरेक्ट डेली, बेसिकली मोटिवेशन। उसके बाद आता है सर लास्ट में स्किल। स्किल का मतलब होता है की कंपिटेंसी, हमारे इंप्लॉयज में किस वाले बंदे में कौन सी वाली स्किल है, की कंपिटेंसी क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट किस चीज के अंदर है, हमारे इंप्लॉयज की कंपिटेंसी यहाँ पे क्लियरली आ जाती है। तो ये सारे के सारे एरियाज हैं जो 7S होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा फ्रेमवर्क हमारे को बना के देते हैं। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को अगर आपने एक्सप्लेन करना हुआ तो
मैकेंजी आके बोलता है 7S प्रिंसिपल का यूज करके आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो यही हमारे को बताना होता है, उसमें सॉफ्ट और हार्ड आ जाते हैं। इस वाले को आप रीड कर सकते हो। वैसे हमने सारे पॉइंट्स ले लिए हैं, ये समझने वाला एरिया आता है, इसमें समझने के लिए लगा रखी है। बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड ये फोटोग्राफ है जिसको आप यूज कर सकते हो पूरे स्ट्रक्चर को, और इससे पूरा का पूरा ये टॉपिक आप समझ सकते हो कि ये टूल किस तरीके से यूज होता है। दैट इवेल्युएट्स ऑर्गेनाइजेशन अलाइनमेंट एंड इफेक्टिवनेस बाय आइडेंटिफाइंग द 7 इंटररिलेटेड इंटरनल एलिमेंट्स। आपस में इंटररिलेटेड इंटरनल एलिमेंट्स है जो कहीं ना कहीं टूल है जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क देख के चलते हो। ठीक है सर, तो सर बस यहां से रीड कर लें, पॉइंट्स उतने लिखने हैं। यस, बहुत बढ़िया सर। इसके अंदर कहीं क्वेश्चन इसके बहुत सारे हैं वैसे तो, जहां भी हम पढ़ रहे थे उसके ऊपर ही अगर आप जाओगे, यही आ गया क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 46 है, ये हमारा आया हुआ है भी आरटीपी जनवरी 25 में, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ग्लोवेयर लिमिटेड एन अपैरल मैन्युफैक्चर हैज बीन इन द मार्केट फॉर ओवर अ डेकेड। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें क्लियरली वो हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट का नाम ही लिख देता है, वो तो होते हैं सिंपल क्वेश्चन, उसको तो डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है, पता चल जाएगा कौन सा लगना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिसके अंदर डायरेक्टली नहीं लिखा होता, समझना पड़ता है। आओ, इट ऑपरेटेड ऑन द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ इट्स सीईओ फोकसिंग ऑन अ लिमिटेड रीजनल मार्केट। लिमिटेड रीजनल मार्केट पर उनका मन है। With new growth opportunities arising, new growth, Glover is now interested in developing a new competencies in areas such as digital marketing, product innovation, sustainable materials and the financial management. वो थोड़ा बहुत अपने आप को क्या करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। Recognizing that changing one area may impact other, the company wants a comprehensive understanding of the interconnected elements that contribute to its operational effectiveness. तो operational effectiveness के लिए वो understand करना चाहता है क्या, इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स। देखो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़े या पढ़ते हुए उन वर्ड्स के ऊपर पर्टिकुलर ध्यान नहीं दिया जो क्वेश्चन को पेपर में पहचानने को आसान करते हैं, वहीं आपसे मिस हो जाता है। आप इसके अंदर कुछ भी लिख के आओगे, क्योंकि आपने इस वर्ड को जब अच्छे तरीके से नहीं समझा होगा कि एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर और कौन कौन से इंटरकनेक्टेड वाले हैं, इससे 7S याद आना चाहिए। इतने लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है। अभी तुम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो याद आ रहा है, ऐसा पेपर में नहीं होगा, तो बहुत अच्छे से करना और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार करना। ठीक है सर, और क्वेश्चंस देखना क्यों जरूरी है ये भी ध्यान रखना। यहां पे तो इसने आगे बता ही दिया, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट एनालाइज बोथ द हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां से तो क्लियरली हो जाएगा, आपको बताना है कि बस हार्ड एंड सॉफ्ट के बारे में बात आ गई तो सर फिर तो क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, पूरा का पूरा आंसर लिख दो। मैकेंजी 7S मॉडल होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बैलेंस बताना पड़ता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बीच में, ताकि मेंटेन करे रहे बैलेंस एंड एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाए हार्ड और सॉफ्ट को मिला के। सर 7S मॉडल कैटेगराइज कैसे करती है, हार्ड एंड सॉफ्ट में। हार्ड एलिमेंट्स में आ गया स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, और सॉफ्ट में आ गया शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ और स्किल्स। बाकी सारे वही वाले वर्ड हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे, जैसे इसमें कोर कंपिटेंसी आ गया, लीडरशिप आ गया, स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया सर, डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आ गया, सिस्टम के अंदर क्या आ गया सर, डेली ऑपरेशन और प्रोसेसेस आ गया, उसके बाद सॉफ्ट में कोड बिलीव्स आ गया, लीडरशिप स्टाइल आ गया, टैलेंट पूल आ गया और एम्प्लॉयज की कंपिटेंसी आ गया। वही एक एक वर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना लिखोगे नंबर मिल जाएगा। सर इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्या एरिया आता है, जो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग से 4 नंबर में भी आ सकता है, विच इज लिमिटेशंस क्या है इस मॉडल की। ये वाला मॉडल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 7S बता तो देता है, इफेक्टिव भी है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये वहां भी मिल जाएगा, यहीं से कराता हूं। लिमिटेड फोकस ऑन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। पूरे के पूरे मॉडल के अंदर अगर आप देखोगे 7 एलिमेंट्स के अंदर हमने कहीं पे भी इंटरनल तो बहुत बातें कर ली, हमने एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बातें नहीं करी, और ये एक ऐसी चीज है जो हमारी लिमिटेशन में आती है, तो कहीं ना कहीं इसको हम कवर करके नहीं चल रहे हैं। तो ओवरलुकिंग द एक्सटर्नल फैक्टर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड, अनडिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। कहीं ना कहीं हमने इट इज डज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू मेजर और अचीव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ये सारे एलिमेंट्स को इंटररिलेटेड किया तो जा सकता है, लेकिन इससे इफेक्टिवनेस कैसे आएगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये वाली चीज कहीं ना कहीं इस मॉडल में डायरेक्टली क्या नहीं होती, क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होती है। हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन है कि क्लियरली इंटरलिंकिंग ऑर्गेनाइजेशनल में होने वाली इनकी वजह से आने वाली इफेक्टिवनेस को कहीं ना कहीं नहीं दिखाता है। स्टैटिक नेचर, द मॉडल इज कंसिडर मोर स्टैटिक एंड मे लैक फ्लेक्सिबिलिटी। और ये ऐसा मॉडल है कि इन प्रिंसिपल्स के अंदर ही रहना है 7S के अंदर, तो और कुछ की फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को कहीं ना कहीं नहीं मिलती है इसके अंदर। तो ये छोटी सी क्या है, स्टैटिक नेचर आ जाती है, मतलब इनफ्लेक्सिबल है किसी हद तक। और पोटेंशियल गैप्स इन द स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, इट मे नॉट बी फुल्ली कैप्चर गैप्स बिटवीन द स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। तो स्ट्रेटेजी बनाना, अच्छा सिस्टम बनाना, ये सारी बातें फॉर्मुलेशन के साथ तो काम कर जाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन करते हुए इनके बीच में काफी सारे गैप्स हैं, जिसको ये वाला क्या है मॉडल, क्या है टूल क्या करता है, फॉलोअप नहीं करता। तो ये कुछ ना कुछ 4 लिमिटेशंस है, इसको लगा सकते हो, ये अच्छा टूल है, लेकिन लिमिटेशन के साथ में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर इसका किस तरीके से आ सकता है, ऐसे सर, York and Webster recognizing the importance of aligning its organizational elements। याद रखना ये वाला वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, एलिमेंट्स के बिना ये क्वेश्चन नहीं आता। तो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, एक अच्छा सा लिंक दे सकता है इसको याद करने के लिए। है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टेड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम। द कंपनी एम्स टू एनहांस द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स वर्कफोर्स। एक स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज वर्कफोर्स की कहां बढ़ती है, यूजुअली यही बढ़ती हैं ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स के लिए। साइमल्टेनियसली York and Webster लेवरेज कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू स्ट्रीमलाइन दिस ऑपरेशन एंड इंप्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी, बढ़ाना चाहते हैं। द इन्वेस्टमेंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम एंश्योर सीमलेस
collaboration and information flow across the various departments. Identify and explain the model used by the York investor to achieve a strategic objective. कौन सा मॉडल यूज कर रहा है वो? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पेपर के अंदर इसको समझना और इसके अंदर आंसर लिखना और वो कॉन्फिडेंस आना, समझना इज नॉट अ प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस आना कि यही आंसर लगेगा, ये वाला एक एरिया मिसिंग हो जाता है और ये एरिया आप लोग क्या नहीं कर पाते, पेपर में वो कॉन्फिडेंस नहीं देता। इसी वजह से बोला जाता है प्रिपरेशंस के टाइम पे कुछ ऐसे एरियाज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हमेशा क्वेश्चन के मार्क करके चलो जिससे क्वेश्चन वहां पे याद आ जाए। तो कहीं ना कहीं सर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की वो ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स कौन से होंगे वो से फोकस करना चाहता है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा का पूरा इफेक्टिवनेस को, जिसमें स्किल्स भी एनहांस हो जाए, ट्रेनिंग भी दी जाए, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो जाए, सीमलेस कोलैबोरेशन भी हो जाए, ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ जाए, पूरा वर्कफोर्स भी काम कर रहा है, प्रोग्राम भी काम कर रहा है, प्रोसेस भी काम कर रहे हैं, ऐसा कंप्लीट प्रोग्राम कौन सा है सर? हमारे लिए 7S मॉडल ही है जिसको हमें यूज करना पड़ता है। योक इन्वेस्टर इज एम्प्लॉइंग, क्या एम्प्लॉय करना चाहते हैं वो? मैकेंजी 7S मॉडल टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। द मॉडल फोकस करता है 7 इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स के ऊपर, जिसे हार्ड एंड सॉफ्ट टेस्ट बोला गया। फिर आपने हार्ड एंड सॉफ्ट टेस्ट को क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और जब भी कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर किसी रिलेटेड बात से आता है, किसी ना किसी टॉपिक से आता है, हमेशा आंसर लिखते हुए उस टॉपिक के रेलेवेंस में ही चला करो, सिंपल सिंपल पॉइंट्स लिख के नहीं आने होते, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, ये हो गया सर कवर, आंसर सेम ही लिखना है, कुछ भी नया नहीं है। और लास्ट में आपने क्या दे देना, एक अच्छा सा कंक्लूजन दे देना है कि यॉर्क इन्वेस्टर को इसको फॉलो करना चाहिए। क्लियर? क्लियर सर। चलिए सर, इंपॉर्टेंट कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये वाला, ऊपर वाला तो पहचान लोगे, ये नहीं पहचान पाओगे। चलो जी सर, ये कवर हो गया, अब चलते हैं आगे। ये वाला पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड ओनली के लिए छोड़ रखा है। ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर होता है, अलाइन करना पड़ता है स्ट्रेटेजी के साथ में। पहले आपको न्यू स्ट्रेटेजी को इमर्ज करना पड़ता है, अगर आपने कोई लेके आई है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स उसके बेसिस पे निकल के आती हैं। फिर आपको वो स्ट्रक्चर चेंजेस को नेसेसिटेट करना पड़ता है इसके बेसिस पे, प्रॉब्लम के बेसिस पे, और लास्ट में लीड्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। ये छोटी सी 4 बातें आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है जी। अब आता है सर अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जो मेरा है इंपॉर्टेंट नंबर 3, जो मैं ऊपर बता रहा था, जो इंपॉर्टेंट में 2 पे चला था अभी, 2 मैंने टॉप आपको बता दिए थे। कर्ट वाला सबसे टॉप पे रखा मैंने, और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सब पे टॉप पे रखा, ये 2 टॉप पे रखे। ये तीसरा मैं टॉप पे रखूंगा जो है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें आपको एक चीज बतानी है जो कवर करना इंपॉसिबल सही है। क्या सर? सबके एडवांटेजेस आप लोगों को एक पेज पे मैंने सारी एडवांटेजेस दे रखी हैं। क्या फोकस करना है? कोई 2 से 3 एडवांटेज, कोई 2 से 3 डिसएडवांटेज हर किसी टॉपिक की आपको आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, पढ़ के जरूर जाना, जितनी याद रही उसका मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा। सर सबसे पहले मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब आपने करना है, सबसे पहले आपने शुरू कहां से करना है सर? शुरू करना है इस पेज से, स्ट्रक्चर में पार्ट 3 से। क्यों सर? ये सबसे पहला क्वेश्चन बनने के चांसेस मुझे इन दोनों में से एक तो 5 नंबर का सीधा सीधा लग रहा है, तो ये मेरे लिए सबसे टॉप पे रहेंगे 2 क्वेश्चंस, ठीक है सर। बता दो फिर। पहले नंबर पे मैं बोलूंगा सर कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में है आजकल जो चल रहा है बहुत ज्यादा, वो चलता है कहीं ना कहीं ये नेटवर्क स्ट्रक्चर, और हम कहीं ना कहीं किससे इंप्रेस है स्ट्रक्चर्स के अंदर? कहीं ना कहीं आर्गला स्ट्रक्चर से, क्योंकि यहाँ पे पैसा कम हो जाता है, क्योंकि मिडल मैन उड़ा देते हैं। जब मिडल मैन उड़ा दोगे तो कहीं ना कहीं चीजें कॉस्टली लगने लग जाएंगी। आजकल लोग एआई को ज्यादातर लोग क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम एरियाज के अंदर कम कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि वो आर्गला स्ट्रक्चर पे चल रहा है, वहां पे मिडलमैन है ही नहीं, डायरेक्टली जो बना रहा है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है मार्केट के अंदर। और एक आता है सर नेटवर्क। नेटवर्क स्ट्रक्चर कौन सा है सर? जो एयरटेल यूज करती है। एयरटेल क्या यूज करती है आओ बताता हूं। तो सर इसके अंदर हमें क्या बनाना है? इसके अंदर हमें ना टोटल 3 से 4 लाइनों का एक पैराग्राफ आना चाहिए उस स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद उसकी 2 एडवांटेज, 2 से 3 एडवांटेज और 2 से 3 डिसएडवांटेज आनी चाहिए। बस यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ठीक है सर। पहले नंबर पे क्या लिखेंगे सर? नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में पहला नंबर पे लिखेंगे एक नॉन स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है हमारे लिए? एक नॉन स्ट्रक्चर है, टर्म्ड एज नॉन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल एलिमिनेशन इन हाउस बिजनेस फंक्शन की बात करता है। मतलब एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, कहीं ना कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्चुअल चलती है, कहीं ना कहीं सारे लोग आपस में नेटवर्क की तरह बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एयरटेल के अंदर चलता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, यूजुअली ऐसा स्ट्रक्चर एयरटेल फॉलो करता है सर। आउटसोर्स करती है अपने मैक्सिमम एरियाज को, आउटसोर्स करती है, प्रोजेक्ट बेस पे काम करती है। आपने कोई प्रोजेक्ट निकाला, जैसे एयरटेल बहुत सारे प्रोजेक्ट निकालता रहता है, कुछ ना कुछ डेटा प्लान्स को लेके, कुछ ना कुछ आजकल, और एयरटेल बैंक्स में वगैरह में भी घुस रहा है, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। तो ये नेटवर्क उस प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई हुई एक सेपरेट सेग्रीगेटेड टीम जो अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए अपना अपना काम कर रही है, लेकिन एक नेटवर्क से जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड इट। अगर आप देखोगे ये सिंगल नेटवर्क है पर ये सारे लोग अलग अलग हैं। इसमें जो हेडक्वार्टर है एयरटेल का, जो हेडक्वार्टर है वो ब्रोकर की तरह काम करता है, वो बीच में बैठा हुआ ब्रोकर की तरह, और उसने फैला रखे अपने हाथ हर जगह पे, सारे लोग उसको लाके अपना अपना काम करके उसको एंड में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा दिखता है सर। बना के आना है, आओगे तो बहुत अच्छी बात है सर। कॉर्पोरेट हेड किसकी तरह काम करता है? कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स ब्रोकर की तरह काम करते हैं। डिजाइनर अपना काम कर रहा है, अकाउंटिंग वाला अपना काम कर रहा है, सप्लायर अपना काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरर अपना काम कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट अपना काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपना अपना काम कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा इन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है। हर कोई बंदा सेग्रीगेट बेसिस अपना अपना काम करता है, जरूरी नहीं है एक ऑफिस में बैठे होंगे, प्रोजेक्ट के लिए जुड़े हुए, प्रोजेक्ट खत्म लोग खत्म, बात ही खत्म होगी। लोग खत्म का मतलब
लोग खत्म मतलब वो वाले प्रोजेक्ट के लिए जो लोग रखे हुए थे वो खत्म, वो अपने किसी और काम पे चले जाइए। सर ठीक है, सुटेबिलिटी थर्ड पॉइंट कौन सा आ गया सर? पहला वाला पॉइंट कौन सा आ गया? एक नॉन स्ट्रक्चर की तरह होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है कंपनी की तरह, नॉन स्ट्रक्चर है। दूसरा कहीं ना कहीं वर्चुअल क्या है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट में लिखना आइडियल फॉर अनस्टेबल एंड डायनेमिक एनवायरमेंट। ये सबसे बढ़िया कब है? जहां पे अनस्टेबल एनवायरमेंट है, आपके पास वर्क स्पेस नहीं है, लोग साथ में नहीं हो सकते, कुछ रीजन है, अनस्टेबल सा एनवायरमेंट चल रहा है, उस वाले एरिया के अंदर डायनेमिक एनवायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप हर जगह का बेस्ट बंदा चूज करो और उसको अपने प्रोजेक्ट में क्या कर लो, शामिल कर लो और उससे अपना काम करवा लो, तो ये बेस्ट होता है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में सर 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट होता है प्रोजेक्ट बेस्ड ग्रुप्स बनते हैं। इसमें प्रोजेक्ट बनाया, उसके बेस पे ग्रुप्स में लोग बनाए, जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उस ग्रुप को आपने क्या कर दिया, हटा दिया, सिंपल है। ठीक है सर, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, ऑब्वियसली एक जगह पे आपको नहीं बुलाना है किसी को, सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए काम कर रहे हैं। और दूसरा स्पेशलाइज एक्सपर्टीज मिल जाता है, हर जगह का स्पेशलाइज बंदा आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस कहां से पढ़नी है सर हमारे को? आप लोगों को पता ही है, ये एक पेज है, यहां जाएंगे आप, ये रहा नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये रही पूरे एडवांटेजेस, ये रही पूरी डिसएडवांटेजेस। रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हो, एक क्रिटिकल ओरिएंटेशन हो जाती है जिससे आपको काम मिल जाता है, इंटीग्रेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइज कर पाते हो, और उसके बाद लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, वर्कलोड बढ़ सकता है आपका, बहुत सारे ग्रुप्स में आप शामिल हो जाओगे, पॉलिटिकल एंड बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ऐसी सारी डिसएडवांटेज, 2 से 3 एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना प्लीज। ठीक है, इसको मैं टाइम बचाने के लिए यहां पे कवर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस वाले पार्ट को। ठीक है सर, उसके बाद में नेटवर्क हो गया। अब नेटवर्क के बाद में क्या बात करेंगे सर? आर्गला स्ट्रक्चर की। बड़ा काम का स्ट्रक्चर है सर। क्या स्ट्रक्चर है? आपने मिडल मैन की जो रो है वही उड़ा दी। जब आपने मिडल मैन उड़ा दिया तो ऑब्वियसली क्या कम हो जाती है? एडवांटेज में कॉस्ट इसकी कम हो जाती है। सर द रोल प्लेड बाय द मिडल मैनेजमेंट इज डिमिनिशिंग। जो रोल प्ले करता है मिडल मैनेजमेंट वो क्या हो रहा है सर? डिमिनिश हो रहा है बाय द टास्क परफॉर्म्ड बाय देम बाय इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल टूल्स। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, मिडल मैन का जो रोल हो रहा है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं एआई के चक्कर में। तो जैसे ही एआई आ रहा है तो मिडल में जो बैठे हुए इंप्लॉयज हैं वो क्या होते जा रहे हैं? रिड्यूस होते जा रहे हैं, डायरेक्टली टॉप लेवल वाले एआई से अपना काम चला रहे हैं। बहुत सिंपल सा समझने के लिए तरीका है। सर क्या डायग्राम बना के आना है? कोई चांस ही नहीं आप लोग ना बना के आओ, ये तो श्योर है बना के ही आओगे सर। इसके अंदर सर कितनी लेयर होती है? यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक में 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें से मिडल लेयर क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है, ये हमें बताना होता है। कंस्ट्रक्टेड क्या हो रही है? मिडल लेयर कंस्ट्रक्ट हो रही है। आईटी लिंक्स द टॉप एंड बॉटम, ऊपर वालों को डायरेक्टली नीचे आईटी क्या कर रही है? मिला रही है। सुटेबिलिटी किसके लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म्स के लिए हाईली सुटेबल है, क्योंकि जहां पे आईटी होता है टीसीएस वगैरह फर्म्स के लिए और जितने भी हमारी बड़ी बड़ी फर्म्स है जहां आईटी लगता है वहां के लिए सुटेबल स्ट्रक्चर है। ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस करता है और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिवनेस क्या हो जाती है? एनहांस हो जाती है, क्योंकि मिडल मैन है ही नहीं बीच के अंदर। तो उसका ट्रैक ड्रिवन कंपनीज के ऊपर ये यूजुअली क्या होता है? फॉलो होता है। सर इसका डायग्राम कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, वाइडन एट द टॉप, नैरो एट द मिडल, वाइडेस्ट एट द बॉटम। तो ये आर्गलाइज का स्ट्रक्चर है, ये आपको ड्रॉ करके आना ही आना है। क्लियर बात? यस सर। सर ये तो हो गए 2 बातें। अब इसके बाद तीसरा बता दो। तीसरा मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो 2 आते हैं। वन इज मेट्रिक स्ट्रक्चर एंड अनदर इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ज्यादातर आईसीआई का फेवरेट क्या रहा है मैं बताऊं आपको? तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एसबीयू एक कॉमन टॉपिक है जो हर सीए को पता होना चाहिए। बाकी सारे स्ट्रक्चर जो इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा घुसना चाहता है उसे पता होना चाहिए। तो अगर कॉमन क्वेश्चन आएगा तो कौन सा आएगा? एसबीयू पे आएगा। अगर कुछ नया निकालना चाहता है आईसीआई तो मैट्रिक्स पे आ सकता है, या फिर ये दोनों नीचे जो हमने पढ़े उस पे आ सकता है। ये 4 मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सर मैट्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दो। इसकी क्या, ये मैट्रिक स्ट्रक्चर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो होता था, बहुत सारी कंपनीज में भी फॉलो होता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर 2 सुपीरियर्स बैठे हैं। इस मॉडल से एम्प्लॉय खुश नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि ड्यूल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। क्यों सर? क्योंकि वो बंदा एक तो फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करता है और एक कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मैनेजर को भी क्या करता है? रिपोर्ट करता है। तो जब उसके बाद 2 हेड आ जाते हैं, उसको दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करनी होती है? पूरी करनी होती है। लेट्स से एग्जांपल, सर क्या होता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर मुझे ले लिया गया, मैं प्रोजेक्ट का हिस्सा भी हूं और मैं एक कंपनी के अंदर जिस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूं उसका तो हिस्सा हूं, तो मेरा एक डिपार्टमेंटल मैनेजर भी है जिसको मुझे रिपोर्ट करना, मैं पूरे के पूरे टाइम में क्या करता हूं। और मुझे 2 घंटे के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए भी एक टीम में रखा गया जो एक ग्रुप बेस्ड टीम बनी हुई है, उसको भी मुझे रिपोर्ट करना है, उसका भी ग्रुप का जो मैनेजर है उसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। तो मैं 2 ड्यूल रिपोर्टिंग के लिए क्या हो जाता हूं? प्रॉब्लम में आ जाता हूं। तो कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स, कंबाइन हो जाते हैं। जो फंक्शनल एरिया और प्रोडक्ट वाला एरिया दोनों क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाते हैं। तब कौन सा स्ट्रक्चर निकल के आता है? मैट्रिक स्ट्रक्चर निकल के आता है। ड्यूल रिपोर्टिंग लाइंस खुल जाती हैं। यूज इन द कंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में इसको यूज किया जाता है। जहां पे हाई आरएनडी होगी वहां पे ऐसा होगा, एक बंदा कंपनी का हिस्सा तो होगा ही होगा, आरएनडी टीम का पार्ट भी होगा, तो आरएनडी वाले एक्सपर्ट को भी बताएगा अपने रोज का क्या किया, और अपने जो नॉर्मल टीम का हिस्सा है उसके मैनेजर है उसको भी बताना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर में ऐसा बहुत यूज होता है। ठीक है, यहां पे वो क्या देनी पड़ती है? स्पेशली प्लानिंग ट्रेनिंग वगैरह चलती रहेगी, क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट में से लेके जाओगे उसके बेसिस पे आपको ट्रेनिंग देती रहनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर जरूर पड़ता है ये। क्लियर? उसके बाद सर, और ये कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको इजीली मैनेज नहीं, क्योंकि ड्यूल रिपोर्टिंग आ गई तो कॉम्प्लेक्स अपने आप हो जाएगा। ये इसका चार्ट होता है, कहीं ना कहीं आप सीईओ ये अलग अलग पे भी जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके नीचे भी जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको डायरेक्टली इसको रिपोर्टिंग करनी भी पड़ सकती है। तो मतलब ड्यूल रिपोर्टिंग का कंसेप्ट आता है। चलो सर, उसके बाद सर किसकी बात आती है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है सर। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के बारे में क्या होता है? अपने आप में कंपनी के अंदर एक और कंपनी, इस तरीके से समझ के चल सकते हो।
सर इसे बोला जाएगा ओन कंपटीटर्स, मेरे अपने कंपटीटर्स हैं। मैं एक रिलायंस हूं, रिलायंस के अंदर मैं एक जियो हूं, कहीं ना कहीं मैं पूरा का पूरा उनका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हूं। मेरे अपने कंपटीटर्स हैं, मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है। मैं रिलायंस की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता, मैं जियो की स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं। मेरे अपने कंपटीटर्स हैं, मेरा एयरटेल कंपटीटर है, रिलायंस के मेरे कंपटीटर्स नहीं है। मैं अपनी मेरी अपनी कंपनी में एक और सीईओ है, वैसे तो सीईओ है ही अंबानी जी, लेकिन मेरी कंपनी का अलग, जियो का अलग से सीईओ है। तो ये पूरा का पूरा एक अपने आप में यूनिट है जो पूरा का पूरा एक बिजनेस की तरह काम करता है। क्या सारे लेवल्स होते हैं? बिल्कुल, इसके अंदर भी सारे के सारे लेवल्स होते हैं। हेडक्वार्टर एक अलग लेवल होता है इसका, एसबीओ जो मेरे सारे के सारे अंदर नीचे वाले लेवल्स हैं, और बाकी सारे मेरे कंपनी में क्या डिविजन्स हैं जो हम सारे डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। सर ग्रुप रिलेटेड बिजनेस होता है ये, कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत ज्यादा ग्रुप्स होंगे कंपनी के अंदर, तो एक सेपरेट ग्रुप को क्या बोलते जाता है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोल दिया जाता है। ट्रीटेड एज अ इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर, हर कोई अपने आप में इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर की तरह क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। हर कोई अपना प्रॉफिट लेके जाता है और कंसोलिडेट बाद में रिलायंस में हो जाता है। ठीक है सर। क्या सुटेबिलिटी, क्या मल्टी प्रोडक्ट सुटेबिलिटी है? मल्टी बिजनेस के अंदर ऐसा रहता है। एडवांटेजेस क्या? डिसेंट्रलाइज डिसीजन हो जाते हैं इनके, हमें रिलायंस वाले डिसीजन को फॉलो नहीं करना, हम अपने ले सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल क्लियर रहती हैं। साथ में क्या पढ़ना है सर? सर याद है सर, कितनी बार बताओगे? इसकी ये वाली एडवांटेजेस और ये वाली डिसएडवांटेजेस, कोई भी दो और दो उठा लेना यहां से, ताकि 5 नंबर का अच्छे से आंसर क्लियर हो जाए। क्लियर है? और ये रही हमारी मैट्रिक स्ट्रक्चर की, दो और दो यहां से पढ़ सकते हो, और ये रही हमारी मल्टी डिविजनल की। ठीक है, ये रही हमारी नॉर्मल नॉर्मल वाली। तो ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो सर इंपॉर्टेंट वाला मैंने कवर कर दिया, बिल्कुल कर दिया। मल्टी डिविजनल कुछ नहीं होता बेसिकली। जैसे मल्टी डिविजनल एम फॉर्म स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? जैसे अगर आप लोगों ने गुड़गांव में देखा होगा, एक गुड़गांव के अंदर डिलॉयट का ऑफिस है जो कहीं ना कहीं 14-15 बंदे लेके बैठा हुआ है, और बड़ा वाला ऑफिस में जिसमें सारे लोग हैं, एक छोटा ऑफिस भी जो 14-15 वाला है। वो कहते हैं सर मर्ज क्यों नहीं कर लेते? वो मर्ज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अलग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। क्यों सर? ओनली कॉर्पोरेट ऑफिस है। कॉर्पोरेट ऑफिस का काम क्या होता है? वो डेली जो वाले ऑपरेशन है उनके ऊपर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेने के लिए बैठे हैं, वो स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करे, वो इंटेलेक्चुअल वाले लोग बैठे हैं 15 वहां पे, ताकि डिलॉयट क्या करे, अपने आप में कैसे इंप्रूव हो सकता है। तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वो बैठे होते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए। ठीक है ना, सेपरेट बिजनेस की तरह कैसे काम करते हैं। और स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस होता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, उसको बोला जाता है एम डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए बैठे हैं, मल्टी डिविजनल। ठीक है, बाकी सारा ऑफिस उनका अलग से काम कर रहा है, ये अलग से काम कर रहे हैं। बाकी सर 3 छोटे छोटे से हैं। सिंपल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल होता है, ओनर ड्रिवन स्ट्रक्चर होता है, एक ओनर उसके नीचे मैनेजर आ गया, मिनिमम स्पेशलाइजेशन होती है, बहुत कम रूल्स वगैरह लगते हैं। सिंगल स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये चीज यूज होती है, जैसे एक सीईओ है उसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो गए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं आता। फंक्शनल वाले में क्या डिफरेंस है? फंक्शनल वाले में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस लार्ज कंपनीज के अंदर हो जाता है। इसमें टास्क ग्रुप हो जाता है फंक्शन से, फंक्शन के बेसिस पे आप अपने आप को क्या कर लेते हो? ग्रुप कर लेते हो। जैसे सीईओ वगैरह है हमारे पास, हमने फंक्शन देख लिया, आर&डी है, फाइनेंस है, ये सारे फंक्शन है, उसके बेसिस पे हमने नीचे क्या बना ली? एक और टीम बना ली, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जाता है। सर कुछ खास क्या नहीं। डिविजनल स्ट्रक्चर बस ये छोटा सा पढ़ सकते हो आप। डिविजनल क्या है? डिवीजन कंपनी के अंदर हम अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर लिया, या प्रोडक्ट के बेसिस पे डिसाइड कर लिया, या मार्केट के बेसिस पे कंपनी डिवाइड कर लिया हमने। हम डिविजन्स बना के चल रहे हैं, या तो हमने प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट है तो 5 प्रोडक्ट अपने आप में डिवीजन हो गए, वरना एरिया हो गया। इस तरीके से फर्म विद डाइवर्स प्रोडक्ट्स एंड मार्केट के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज करती है। इसमें अकाउंटेबिलिटी, क्लियर अकाउंटेबिलिटी रहती है कि हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने अपने डिवीजन के लिए क्या है? अकाउंटेबल है। पर क्या कॉस्टली हो जाएगा? बिल्कुल, अलग अलग चीजें खोलोगे तो कॉस्टली हो जाएगा, और आपको स्पेशलिस्ट हर एरिया में चाहिए, तो आपकी सैलरी वगैरह ज्यादा देनी पड़ती है, पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस ये आ गया अलग से, कॉर्पोरेट लीगल ये आ गया अलग से, तो अलग अलग डिविजन्स दो बना लिए हमने। इस तरीके से डिविजनल स्ट्रक्चर चल जाता है। तो ये सर सारे हमारे क्या हो गए? स्ट्रक्चर के बारे में कहानी सेट हो गई। सर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सर पढ़ने की जरूरत है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, नहीं आने के चांसेस है बिल्कुल रेयर है। क्यों सर? क्योंकि जनवरी 26 में बहुत प्यारा क्वेश्चन था इसके ऊपर आ गया, जिसने सब कुछ ही कवर कर लिया। तो मैं बोल के चलूंगा, आप इसको बिल्कुल लीस्ट पे रख सकते हो, एक रीड देके जा सकते हो, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना भी है तो बस इतना सा पढ़ के चले जाना। सर आप भी नहीं कराओगे? जब आना ही नहीं है तो क्यों करना है हमने? वाह वाह सर, वाह वाह। ठीक है सर, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात करते हैं। आने वाले हम क्लोजर ऑफ द चैप्टर के ऊपर, बहुत काम का चैप्टर है, बड़ा मस्त सा चैप्टर है, आ जाओ जल्दी से। सर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के बारे में बता दो। पेपर में आने के फुल चांसेस है, अब जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा सारे के सारे। ठीक है, ये मेरे लिए बस मिड में, अब जो मैंने 3 टॉपिक आपको ऊपर करा दिए, इनमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो आपने कर लिया, या तो स्ट्रक्चर से, या कर्ड से, या फिर किससे सर? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से। यूजुअली तो वहीं से 2 मिल जाएंगे, 99% श्योर हूं वहीं से 2 मिल जाएंगे। अगर बाई चांस एक क्वेश्चन का उसका और मन हुआ वहां से ना पूछने का, तो वो कहां से पूछेगा? अब जो मैं 2-3 टॉपिक कराऊंगा उसमें से आएगा। वाह वाह सर, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मेरा बड़ा मन हो रहा है कि वो क्या करे, एक अच्छी सी प्यारी सी केस स्टडी बनाए, और उस केस स्टडी के अंदर क्या करे, वो डाले क्या कि वो बताए कि वो 2-3 लोग हैं, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बताओ कौन से वाला कौन सी लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहा है, और उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। एक ऐसा सा प्यारा सा क्वेश्चन दे दे, ऐसे ही तो मजा आ जाएगा, मेरी बात सच हो जाएगी। सर क्या कहना चाहते हो? कहना चाहता हूं कि 2 लीडरशिप स्टाइल होते हैं जी। कौन कौन से? ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल कौन सा? जो पुराना चलता आ रहा है सर, जैसे पहले लोग क्या करते थे, लीडरशिप करते थे, वही वाली बात है। मतलब जो सिस्टम से चलते थे, बोलते थे मैं सिस्टम से चलता हूं, मैं प्रिंसिपल से चलता हूं, मैं कहीं ना कहीं कंट्रोल ड्रिवन हूं, जो कंट्रोल्स बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली करता हूं, चाहे कुछ बदलने भी पड़े मैं नहीं बदलता हूं, पहले ऊपर जाके पूछता हूं, वो वाले लोग जो मतलब स्ट्रक्चर से चलते हैं। सर क्या वो गलत होते हैं? नहीं, गलत नहीं होते। कभी कभी
क्या करते हैं, इनफॉर्मल नहीं होते ज्यादा, वो होना भी जरूरी है। तो सर फोकस इज मोर ऑन डिजाइनिंग सिस्टम्स एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, वो सही कहने के सिस्टम को डिजाइन करने पे लगे रहते हैं, एक्टिविटीज को कंट्रोल करने पे लगे रहते हैं, मोर ऑफ द इवेल्युएशन वाले लोग होते हैं। वो प्रेफर मोर द फॉर्मलाइज अप्रोच करते हैं टू द मोटिवेशन पे एंड स्टेटस, उनके लिए वो ये अच्छा काम करोगे तो पैसे ज्यादा दे देंगे, नहीं करोगे तो पैसे काट लेंगे, वही वाली कहानी। और ट्राई टू बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कल्चर, एग्जिस्टिंग कल्चर जो चल रहा है उसी को और बिल्ड करते हैं, उसे चेंज करने की नहीं सोचते, एनहांसिंग द करंट प्रैक्टिसेस को एनहांस करते हैं। जैसे कि पहले शुरू हुई थी टर्म्स केपीआईज, आज भी चलती हैं पर वो पुरानी चलती है, ये ट्रांजैक्शनल स्टाइल है। आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पहले से बना के रख रखे हैं, आपको उसको अचीव करना है, इंसेंटिव्स आपको उस बेसिस पे मिलेगा, पेनल्टी मिलेगी या बोनस वगैरह लगेगा मिलेगा आपको, ये सारी बातें ट्रांजैक्शनल के अंदर आती हैं। तो 4 पॉइंट क्लियर है, आपका एक अच्छा पॉइंट बन जाएगा पैराग्राफ। अब लिख के आना, पॉइंट्स में लिखे होगे तो और अच्छा लगेगा। सर अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल, मेरे को जो पसंद है या जो मैं बनना चाहता हूं दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, जो आपको ऐसा लगे पहले मैं करूंगा तो तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं बताऊंगा वो मैं क्यों करना चाहता हूं, चाहे वो बाय द बुक्स नहीं भी चलेगा, लेकिन मैं अगर हम अच्छे स्टेप्स की तरफ जाएंगे, चेंज को एक अच्छी चीज समझेंगे, हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तो हम एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएंगे, ऐसा बनना है हमारे को। बढ़िया सर, मतलब एक विजन वाला बंदा, इंस्पिरेशनल वाला बंदा जो लीड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, यूज करता है अपने करिश्मा, अपने करिश्मे को यूज करना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे देखेंगे, मेरे जैसे बनेंगे, तो इसीलिए मैं भी पढ़ता रहता हूं। लोग मेरे से पूछते हैं, बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर आप क्या करते हो रोज सुबह 3-3 4-4 बजे तक जाके, क्या करते हो ये? मैं बताता हूं कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बनना है। अगर मैं 3-3 4-4 बजे तक पढ़ूंगा सीए बनने के बाद में, तो तुम लोग कौन होते हो सोने वाले? तुम लोगों को मुझसे देख के मोटिवेशन थोड़ी सी तो आनी चाहिए ना, कि सर पढ़ रहे हैं यार सीए की डिग्री लेने के बावजूद भी, और हम जिन्होंने सीए की डिग्री अभी ली भी नहीं है, हम कैसे सो सकते हैं बिना टारगेट किए? जब तक आपका टारगेट खत्म नहीं होता, नींद नहीं आनी चाहिए, बस ये बात ठान के रखना। लाइफ का एक ही असूल है, टारगेट बनाना है और टारगेट करके सोना है। अगर नहीं हो रहा है टारगेट तो नहीं सोना है, अगले दिन जागना है, फिर टारगेट करना है और फिर सोना है। अगर आपने ये चीज अपना ली और कुछ दिन फॉलो कर लिया ना इसको, यू विल फील द चेंज। ऐसा मैं करता हूं, आप भी जरूर करना, ये मेरा काम है। उसके बाद सर मैं क्या करूंगा, मैं कहीं ना कहीं विजन दिखाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल सोचूंगा कि किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, यही तो बात है। वो जो बेड पे नींद आती है 4 घंटे की, सर कहते हैं सर आप 4:30 बजे सोते हो, 8:30 उठ जाते हो, रात को आपको ये आंखों के नीचे वो नहीं आते, डार्क सर्कल्स नहीं आते, या फिर आपको नींद पूरी हो जाती है, आप कैसे एनर्जेटिक रहते हो? ये क्वेश्चन मत पूछा करो, ये वर्ड समझो। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है सोने से पहले जब मैं टारगेट करके सोता हूं, कि वो 4 घंटे के अंदर मेरी सेटिस्फेक्शन मुझे क्या करती है, प्रॉपर तरीके से उठाती है, बहुत एनर्जेटिक रखती है, क्योंकि मेरे को लगता है आज भी बस वो टारगेट कर लो फिर से, फिर वो अच्छी वाली नींद आएगी। और 4 आवर्स इज इनफ इफ यू सेटिस्फाई बिफोर यू स्लीप, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सर मोर अप्रोप्रिएट इन द टर्बुलेंट एनवायरमेंट। टर्बुलेंट एनवायरमेंट का क्या है, सिस्टम फेल हो जाएगा आपका, पुरानी अप्रोच फेल हो जाएगी, आपके कंट्रोल्स फेल हो जाएंगे, आपके बाहर कुछ बदल गया तो। लेकिन अगर आप कौन से वाले होगे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होगे, तो आपको बाहर इन्वायरमेंट चेंज होने से फर्क कम पड़ेगा, पड़ेगा जरूर, कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, आप जल्दी से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, दूसरी डायरेक्शन में लीड करना शुरू करोगे और लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। मतलब मैं इनोवेशन वाला बंदा हूं, कुछ नया करने की सोचता हूं, मैं टीम को एम्पावर करके चलता हूं, टीम को अपने आगे रख के चलता हूं कि तुम पहले हो फिर मैं बाद में हूं, और लास्ट में मैं कल्टीवेट करके चलता हूं पर्पस, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करता रहता हूं ताकि वो लोग ये काम करते रहें। पैसा यहां भी दूंगा मैं उनको, इंसेंटिव यहां भी दूंगा मैं उनको, लेकिन इंसेंटिव उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितनी एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट होगी। तो ये मेरे वाला स्टाइल है, तो आप समझ लेना दोनों में से कौन से वाले स्टाइल को अपने फॉलो करना है। एक तो क्वेश्चन मिलेगा ये, इसके साथ में पूछेगा भाई कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एक लीडर की, तो मैं कहूंगा लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप पे रहना। बहुत बढ़िया, मॉनिटर करना, सॉल्व करना इश्यूज को, कोई बंदा है सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा, मैं उसको हेल्प करूंगा। स्टॉप करना ऑब्स्टेकल को, कोई ऑब्स्टेकल उसकी तरफ जा रहा है, मेरा काम है उसे स्टॉप करना। प्रमोट करूंगा, स्प्रेड द कॉप्स, मिलकर काम करेंगे, वही हाई परफॉर्मेंस निकाल के लेके आऊंगा। की रिस्पॉन्सिव, सबसे पहले रिस्पॉन्स करके दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आई खुद खड़ा होऊंगा सबसे पहले, बाद में मेरी टीम खड़ी होगी। ठीक है, हनुमान जी याद कर लो, हनुमान जी मैं खड़ा हूं बस। उसके बाद में एक्सरसाइज एथिकल लीडरशिप, मैं एथिकल तरीके से चलूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी वही कल्चर, वही क्या करेगी, कल्टीवेट करेगी, कहीं ना कहीं वो अच्छा काम होगा। और लास्ट में मैं पुश करूंगा करेक्टिव एक्शंस को फॉर अ स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूशन, ये मेरा काम है। जिस लेवल पे मैं डायरेक्ट करूंगा, मेरे लोग भी उसी लेवल पे क्या करने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे। और मुझे ऐसी टीम बनानी है, याद रखना जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे मेरे, मुझे एक ऐसी टीम बनानी है ऑडिटर्स की, चार्टर्ड्स की, कि किसी को देख के यही ना पता चले कि सर इनमें से लीडर कौन है। अगर ऐसी टीम बना ली ना आपने कि यही नहीं पता चल रहा सर सारे अपने आप में इतने ब्रिलियंट लग रहे, इतने टेक्निकल साउंड स्किल्स, शार्प माइंडेड, प्रॉपर पर्सनैलिटी, यही नहीं समझ आ रहा इनका लीडर कौन है, ये फील आ गई ना जिस दिन, मेरा काम सफल हो जाएगा, मेरा काम हो गया। ये मेरे एक ऐसा गोल है जिसको अचीव करने के लिए मैं रोज आप लोगों पर मेहनत कर रहा हूं और खुद पे भी मेहनत कर रहा हूं। ठीक है सर, तो सर ये तो आपने ना मोटिवेट कर दिया, अब तो और हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक को लर्न कर लेना रिलेट, और आपने आ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं बढ़िया सा 25 और 26। सर आप भी ना सर कैसी कैसी बातें करते हो, क्लास के बीच में पढ़ाने लगे थे कहाँ पहुंच गए यार। तुमसे थोड़ी सी भी बात ना करूं क्या मैं? हम्म? इतना भी हक नहीं है क्या कि तुम्हें थोड़ा तंग कर सकूं मैं? सर क्या दिखा रहे हो, ये प्यारा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, पेपर में आया हुआ है।
बढ़िया क्वेश्चन बनाया था, ऐसा एक और बना दे, मजा आ जाए। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है सर। एक रमेश और एक सुरेश है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर्म्स के अंदर लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। रमेश एंड सुरेश पिचेस देयर बिजनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट में पिच करने जा रहे हैं। रमेश हैज 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड सुरेश ऑन द अदर एंड लीड्स अ टीम ऑफ 40 सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक पे 50 है, एक पे 40 है। एवरी प्रोजेक्ट हैज अ स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड टाइमलाइन है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आर असाइन्ड टू रमेश एंड सुरेश। रमेश एड्रेसेस, यहां से रमेश अधेयर्स टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स। रमेश वाला बंदा है कौन सा वाला, रूल्स एंड प्रोसीजर वाला बंदा है, मतलब ट्रांजेक्शनल स्टाइल वाला बंदा है। ही मेट विद द प्रोजेक्ट हेड एंड गेट एन अपडेट बट एक्सचेंज आइडियाज, ओकेजनली एक्सचेंज करता है आइडियाज वगैरह को, सुन के आ जाता है। ही सेट अ वीकली टारगेट ऑफ द 40 आवर्स टू कंप्लीट द असाइन्ड गोल टास्क। 40 घंटे सेट करता है और टास्क में लग जाता है। द ग्रुप दैट मेट द डेडलाइन एंड कंप्लीटेड द टास्क रिसीव अ 10% बोनस। आपने करा, आपको 10% बोनस मिल जाएगा। द ग्रुप दैट वाज अनेबल टू मीट द डेडलाइन, उनको पेनलाइज किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है जी, बढ़िया बंदा है, समझ आ गया। द ग्रुप दैट डिड नॉट मेट द डेडलाइन विल बी पेनलाइज्ड विद द अनपेड एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, काम करना पड़ेगा आपको, हो गया। सुरेश की बात करते हैं। अनलाइक अमेश, वो प्रायोरिटाइज करता है स्ट्रक्चर अप्रोच टू द वर्क, वो प्रायोरिटाइज नहीं करता स्ट्रक्चर अप्रोच। इंस्पायर्ड द प्रोजेक्ट मैनेजर बाय मेकिंग देम फील लाइक लीडर्स, लीडर्स की तरह देता है, ओनरशिप देता है उनको, बोलता है मुझे नहीं चाहिए तुम 9 to 5 मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करो, मुझे चाहिए आप इस सैटरडे तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लो सारे मिलके, जिसको जब आना है जब आओ, जब जाना है जब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी करनी है जो मर्जी करो, प्रोजेक्ट सैटरडे को बैठेंगे और कंप्लीट हो जाना चाहिए। जहां मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना, खत्म खत्म, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। Suresh empowering attitude help to align the individual goals with the group goals. Ramesh established routine to maximize his team efficiency. रमेश ने एक रूटीन बना रखा है टीम एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसने यस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू मैक्सिमाइज टीम, उसने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रखी कि यार तुम्हें जैसे करने करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलेगा। टीम एफिशिएंसी, दोनों का अपना अपना तरीका, दोनों तरीके बढ़िया हैं। आपने लीडरशिप स्टाइल पहचाना था, पहचान लिया। व्हाट आर द कंडीशन और सिचुएशन दैट मेक सच लीडरशिप मोर एप्रोप्रिएट, और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडरशिप स्टाइल आपने बता देनी है। तो सर रमेश सुरेश बता दिया, ट्रांजेक्शनल और उसके बारे में बता दिया। और रमेश कौन सी फॉलो कर रहा है, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल, इसमें बता दिया। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप बता दिया। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में बड़े काम की चीज होती है, दूसरी वाली बड़े काम की चीज वहां पे नहीं हो पाती है। ठीक है सर, उसका पहला वाला आ गया, दोनों की लीडरशिप होगी। दूसरे वाला क्या पूछा था इसने, व्हाट आर द कंडीशन और सिचुएशन जो मोर एप्रोप्रिएट बनाता है, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में मोर एप्रोप्रिएट कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल मोर एप्रोप्रिएट होती है। थर्ड क्या पूछा इसने, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। फॉर्मलाइज अप्रोच की तरह काम करता है, ये करिश्मा वगैरह का यूज करता है, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसको आप इजिली टैकल कर सकते थे। सिमिलर लेवल पे ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और भी हैं हमारे में, जिसमें आपको ये दोनों चीजों के अंदर आंसर करना पड़ता है। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना, ये और पुराना क्वेश्चन है और सिंपल है उससे। क्लियर क्लियर सर। ये वाला कौन सा वाला है, हाँ ये 28 क्वेश्चन भी है, आयुष्मान अंशुमन वाला। ये वाला क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल वाला, इंस्पायर करता है। ठीक है सर जी, समझ आ गया, टेंशन ना लो, आगे बढ़ो, बढ़िया बढ़िया, आ जाओ आ जाओ। चलो जी, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बड़ा प्यारा टॉपिक है सर, वहां पे भी 4 नंबर 5 नंबर दे दिया आपने हमारे को, दे दिए बांट दिए सर। उसके बाद बता दो 5 नंबर का और क्या आ सकता है। मतलब अब तो ऐसा रह गया कि आई से जान के तुम्हें तंग करना चाहे ना, अगर मतलब कि वो चाहे कि इसने ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है ये ना पढ़ाओ। जब ऐसे सोचा होगा आईसीए ने कि हो सकता है ये ना पढ़ाओ, ये पूछ लेता हूं, हमने वो भी नहीं छोड़ के जाना सर। मतलब ये देख लो, क्या देख लो, ये है ना ये वाला क्वेश्चन, हाउ टू चूज द राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, ये तो पूछ लिया जनवरी 26 में उसने। देखो बिल्कुल पेपर का लास्ट क्वेश्चन पूछा मैंने, 50 नंबर वाला क्वेश्चन डाला भी था क्वेश्चन में लास्ट वाले टाइम कि 50 आएगा, और आ गया। इस बार भी दी है एक लिस्ट क्वेश्चंस की, कुछ छोटे मोटे 10-12 क्वेश्चन नहीं चैप्टर में से, उसी में से आएगा पेपर। वो फाइल ले लेना मेरी, भूल मत जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सर अब क्या कहना चाहते हो, अब क्वेश्चन क्या आएगा सर, अब बनते हैं 2 से 3 क्वेश्चन बढ़िया से। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो मेरे को ऐसा लगता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के बारे में ना आपको सिंपल ध्यान रखना चाहिए। क्या, ये 4 तरह के टाइप्स होते हैं कंट्रोल के, ये वाले मेरे को लगता है पेपर में आएगा ही आएगा। या तो केस स्टडी बना के आएगा कौन सा वाला कंट्रोल है, या फिर पूछेगा लास्ट में 4 कंट्रोल बता दो, लिख देना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, दूसरा सर कंट्रोल्स के असेंशियल्स बता दो, या फिर ये आ सकता है ये लीस्ट है, लीस्ट एक्सपेक्टेड है, पहले नंबर पे आएगा कंट्रोल के टाइप्स बता दो। सर बता दो जल्दी से, आ जाओ सर। एडिक्वेट स्ट्रेटेजी कंट्रोल्स इज वाइटल फॉर असेसिंग स्ट्रेटेजी इफेक्टिवनेस पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। अब सादा सा स्ट्रेटेजिक जो कंट्रोल है, हमने स्ट्रेटेजी बना ली, इंप्लीमेंट भी कर दी, अब उस पे लगने वाला कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा कंट्रोल होगा, जितना बढ़िया इवेल्युएट करेंगे, तभी उसी बेसिस पे स्ट्रेटेजी को क्या करते रहेंगे, टाइम टू टाइम इंप्रूव करते रहेंगे। सर कौन कौन से कंट्रोल कहां पे लगाते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल लगाते हैं जो हम ऑपरेशन करते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल्स होते हैं जो मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होते हैं जो स्ट्रेटेजी को चलाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। ये सारे कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में लगाए जाते हैं। अब जो ये सारे के सारे कंट्रोल लगाए जाते हैं, तो बेसिकली क्या कहते हैं, लाइन बोलते हैं प्राइमरली, एमसीक्यू के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है, क्या प्राइमरली इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। वो कहते हैं 2 टाइप्स के फैक्टर्स को प्राइमरली ये लोग कंट्रोल जो लगाते हैं, मेनली 2 टाइप्स के फैक्टर को टैकल करने के लिए लगाते हैं। पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि वो बहुत टर्बुलेंट है, जो भी चेंज हो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम हिट हो, इसके लिए लगाए हुए कंट्रोल्स। और दूसरा इंडस्ट्री फैक्टर्स, अगर इंडस्ट्री में कुछ चेंज हो रहा है तो एज अ कंपटीटर हम लोग मार्केट में कम ना रह जाए, उसको लगाए हुए कंट्रोल जो होते हैं हमारे, वो प्राइमरली 2 कंट्रोल्स में हम ज्यादा फोकस करके चलते हैं। क्लियर सर, आ जाओ उसके बाद।
तो सर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेड एज प्लान, हमें ये देखना होता है जो हमने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करी है वो प्लान तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, ये कंट्रोल का काम है इवेल्युएट करना, और रिजल्ट जो प्रोड्यूस करके दे रहा है वो वैसे ही दे रहा है जैसे इंटेंडेड थे या नहीं थे, ये हमें कंट्रोल में क्या करना होता है, चेक करना होता है। बेसिकली मॉनिटरिंग करने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है सर। उसके बाद में सर आगे, अब सर तो पहले नंबर पे आता है सर 4 तरह के कंट्रोल आप लगा सकते हो। फर्स्ट नंबर पे आता है प्रेमाइज कंट्रोल। सर प्रेमाइज कंट्रोल का मतलब क्या है सर, मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरमेंट। तो कॉन्टिन्यूस जो हमें मॉनिटरिंग करनी होती है एनवायरमेंट की, इसके ऊपर लगाने वाले कंट्रोल को बोलते हैं प्रेमाइज कंट्रोल, कि मेरे प्रेमाइज पे इफेक्ट करने वाले बाहर का एनवायरमेंट जो पूरा का पूरा है, उसके जो भी एनवायरमेंटल की एजम्पशंस है उसकी वैलिडिटी चेक करना कि वो मैं उसके हिसाब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजीज वगैरह चल रही है ना, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो बदलने की जरूरत है। मैं प्रोएक्टिव हो लिया हूं, नाउ माई टर्म इज टू कम रिएक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है मुझे, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट में जो एजम्पशंस, एनवायरमेंट के अंदर जो एजम्पशंस आ रही है उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। और वो के लिए मैं क्या लगा के चलता हूं, प्रेमाइज कंट्रोल लगा होता है जो ये काम चेक करता है, पहला कंट्रोल। सर दूसरा कंट्रोल आता है स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस का क्या मतलब होता है, कहीं ना कहीं मुझे अनकवर करना होता है कोई भी अनएंटिसिपेटेड कौन सी वाली इंफॉर्मेशन, तो मतलब रैंडम अपडेट्स ऑन द एनवायरमेंटल हैपनिंग, मतलब कोई भी मुझे लगता है अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन है जो मुझे लग नहीं रहा, जिसके बारे में चेक कर रहा हूं बट कहीं से भी निकल के आ सकती है, मुझे उसको सर्वेलेंस में रखना है, कुछ मुझसे मिस ना हो जाए। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, मान लो एक रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन आपने मिस कर दी जिसका आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट था, तो हो सकता है मेरे गोइंग कंसर्न तक पे क्या आ जाए, बात आ जाए, तो उसके लिए एक क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, विच इज स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। ऐसी इंफॉर्मेशन को निकाल के लेके आना जो मेरे कॉम्पिटिटर्स को भी इंपैक्ट कर सकती है और मुझे भी, अगर मैंने पहले उस इंफॉर्मेशन को ले लिया, समझ लिया, उसके हिसाब से चेंजेस कर लिए, तो मैं मार्केट में खड़ा रहूंगा, ये बहुत जरूरी है। फिर आता है सर स्पेशल अलर्ट, कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आना जिसकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन हिट हो सकती है, उसके लिए मैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल रख के चलता हूं ताकि मैं रिस्पॉन्स कर पाऊं टू द मेजर इंपैक्टफुल चेंजेस। कोई भी बड़ा चेंज आ रहा है, कोई भी बड़ी डिसरप्शंस वगैरह आ रही हैं, उसको, जैसे एआई है, एआई अपने आप में क्या है, बड़ी डिसरप्शन है आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी वाले कंपनीज के लिए, तो वहां पे स्पेशल अलर्ट कंट्रोल लगा होता है कि भाई एआई आ रही है जो बहुत कुछ बदल देगी, जल्दी से क्या कर लो, रिस्पॉन्स रेडी कर लो। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का रिस्पॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इंप्लीमेंटेशन का मतलब है जो भी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं उसके ऊपर कंट्रोल, ताकि कुछ भी, सब कुछ सही तरीके से क्या हो, इंप्लीमेंट हो। मॉनिटर्स स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एंड द माइलस्टोन्स, मतलब कन्वर्टिंग मेजर प्लान्स इनटू एक्शन। तो जो भी मैंने प्लान वगैरह बनाया, मतलब जो मैंने फॉर्मुलेशन वगैरह कर रखी है, उसको मुझे एग्जीक्यूशन में लेके आना, उस पर लगे हुए जो कंट्रोल होते हैं कि सब कुछ कंट्रोल के हिसाब से ही चले, दैट इज कॉल्ड एन इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, विच इज वन ऑफ द सिंपल वन। तो सर बाकी 3 ऐसे हैं जिसके ऊपर केस स्टडी भी बन सकती है और जिसको 4 को अलग से पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है। मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंट के लिए कौन सा बना है, प्रेमाइज बना है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए कौन सा बना है, अनकवर अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन, उसके लिए स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस बनी है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होना, बहुत बड़ा इवेंट होना जिसकी वजह से डिसरप्शंस आ सकती है, मैनेजमेंट ने स्पेशल अलर्ट बना है। और लास्ट में इंप्लीमेंटेशन पे कंट्रोल है, प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करने के टाइम पे लगे हुए कंट्रोल। क्या बात क्लियर है? यस सर, 4 नंबर डन, बढ़िया सर। उसके बाद सर आता है क्वेश्चन, लास्ट पेज, लास्ट टॉपिक, जल्दी से आ जाओ सर। क्या स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है यहां से क्वेश्चन आना, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आईसीआई को भी ऐसा लगता है कि इसने क्या किया होगा, ये गया होगा पुराने टॉपिक्स में जाके इसने सोचा होगा, अच्छा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर से क्वेश्चन आ गया, इस बार तो नहीं आएगा, फिर अब क्या करो, डाल दो। तो वो ऐसा जब तुम्हारे साथ करेंगे और तुम पेपर में बैठ के देखते हो, अरे यार यही एक टॉपिक नहीं करा था मैंने, यही आ गया, उसके ऊपर आता है, ये नहीं आता, अब 10 में से 5 आता है, 5 नहीं आता, यही नहीं पता इसको अटेम्प्ट करूं या इसको अटेम्प्ट ना करूं। ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना, तो इसी वजह से ये नहीं करना, समझ आता है। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ है, बिल्कुल है। 2 क्वेश्चंस बनते हैं बहुत प्यारे से, जैसे ऊपर पढ़ के आए टाइप्स, और उसके एसेंशियल नहीं पढ़े थे, सॉरी, हमने एसेंशियल कर लेते हैं पहले कवर। कंट्रोल लूप एसेंशियल, तो कंट्रोल के कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, आपको डिफाइन करने होते हैं मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से, जिसके लिए आपने कंट्रोल बनाना है, उनको मॉनिटर करना होता है, मेजर करनी होती है परफॉर्मेंस, फिर कंपेयर करना होता है रिजल्ट और डिटेक्ट करनी होती है डेविएशंस, और बाद में प्रोवाइड करना होता है फीडबैक फॉर द करेक्टिव एक्शंस। तो कंट्रोल लूप एसेंशियल्स क्या, जो आपने कंट्रोल बनाया होता है उसके एसेंशियल्स क्या है सर, एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है। सबसे पहले आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए उनको मेजर करो कि किसके लिए आप कंट्रोल लगा रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, उसको मॉनिटर करते रहो, उसकी परफॉर्मेंस देखते रहो, उसको बेसिकली कंपेयर करते रहो, जो आपने बेंचमार्क सेट किया होगा, डेविएशंस निकालते रहो और अपना फीडबैक देते रहो और उसको करेक्ट करते रहो। यही हमारा एक लूप है जो चलता रहता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पे क्या जाता है, यहां पे मुझे लगता है एक चीज हो सकती है, वो क्वेश्चन ना थोड़ा सा लंबा बनाना चाहिए और सिंपल बनाना चाहिए, कि टाइम लगे बच्चे का लेकिन सिंपल भी रख दूं, ऐसा देना चाहेगा तो वो पूछ सकते हैं टाइप्स बता दो। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स को मेजर करने के, एक पूरी की पूरी कंपनी के अंदर कुछ भी मुझे स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो उसके कौन से टाइप्स हो सकते हैं, मतलब ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटेजीज, मुझे ट्रैक करनी है कि जो मेरी स्ट्रेटेजीज लगी हुई हैं वो इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही, तो मैं किस तरीके से परफॉर्मेंस मेजर्स निकालूं, किस बेसिस पे परफॉर्मेंस को क्या करूं, मेजर करूं, तो मुझे ये जानना है। तो बहुत सिंपल है सर, क्या आप फाइनेंशियल मेजर्स को अगर आप देखना चाहते हो कि फाइनेंशियली मेरी स्ट्रेटेजीज काम करे नहीं कर रही, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप रेवेन्यू ग्रोथ को मेजर मान सकते हो कि रेवेन्यू मेरा बढ़ा या नहीं बढ़ा, इससे पता चल जाएगा। आरओआई को, प्रॉफिट मार्जिन को देख के फाइनेंशियल
फाइनेंशियली देख सकते हो कि मेरी स्ट्रेटेजीज फाइनेंशियली काम कर रही है या नहीं कर रही। ये मेरे परफॉर्मेंस को मेजर करने के क्या है, एरियाज है। आरओआई मेरा एरिया है, रेवेन्यू ग्रोथ मेरा एरिया, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज को चेक करने के लिए। अगर मुझे कस्टमर मेजर्स को चेक करने हैं तो मुझे देखना पड़ेगा क्या कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, क्या उनकी कस्टमर की लॉयल्टी आ रही है, क्या वो मेरे पास स्टे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा मेरी स्ट्रेटेजीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब मैं अपनी स्ट्रेटेजीज की इफेक्टिवनेस चेक कर रहा हूं, इसको बेंचमार्क मान के। मार्केट मेजर्स क्या है सर, मार्केट में शेयर मेरा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, कंपीटिटिव पोजीशन मेरी जनरेट हो रही है नहीं हो रही, मैं क्या बड़ा कॉम्पिटिटर बन रहा हूं या नहीं बन रहा, ये आसान है। फिर इंप्लॉय मेजर, इंप्लॉय मेजर में क्या, इंप्लॉय को सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए, मेरा टर्नओवर रेट कम नहीं होना चाहिए, मेरे इंप्लॉयज मेरे पास टिक करें, वो कहीं ना कहीं छोड़ के ना जाए मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, इससे पता चल जाएगा। इंप्लॉय की प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है, इसका मतलब इंप्लॉय सेटिस्फाइड है। इनोवेशन मेजर्स, इनोवेशन से कैसे पता चले, क्या मैं आर एंड डी पे खर्चा कर रहा हूं पूरी कंपनी में, कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कुछ तो इनोवेट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। उसके बाद में न्यू प्रोडक्ट, क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इनोवेट तो कर ही रहा हूं कुछ ना कुछ। उसके बाद में सस्टेनेबिलिटी मेजर, क्या मैं सस्टेन कर रहा हूं, इसका क्या तरीका है, एनर्जी कंजम्पशन चेक करो क्या अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। उसका कार्बन इमिशंस ईएसजी ऑडिट आता है हमारा, उसके अंदर आता है वेस्ट रिडक्शन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, इससे आपको अपनी सस्टेनेबिलिटी मेजर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो दीज आर द बेंचमार्क्स, और उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, ट्रैक करते हो अपनी इफेक्टिवनेस। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ट्रैक इफेक्टिवनेस, तो आपने ये लाइन लिख के आने हैं सर। और क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है इन मेजर्स की, इन जो ये मेजर्स वगैरह हम लगा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पिलर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। द पिलर्स और द इंपॉर्टेंस, पिलर से कंफ्यूज मत होना, पिलर्स भी इंपॉर्टेंस का काम ही करता है। पिलर्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स क्या हो सकते हैं सर, पहला गोल के साथ हमारे को क्या रखते हैं, अलाइन रखते हैं, हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अलाइन देयर स्ट्रेटेजीज विद द, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स वगैरह बनाए हैं उसके साथ में आपको अलाइन रखते हैं। ये मेजर्स बताते हैं कि आप उनके साथ में चल रहे हो, उस डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। रिसोर्स एलोकेशन, क्या आपने सही डिसीजन लिया रिसोर्स एलोकेशन करने का, वो जो इंटीग्रेट करे से रिसोर्सेज चैप्टर 1 में, जो आपने क्या सही तरीके से सही जगह पे लगाए या नहीं लगाए, आपको पता चल जाएगा जब आप उसे मेजर से क्या करोगे, जब आप उसे मेजर करके देखोगे थ्रू दिस ऑल दिस फैक्टर्स। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर अ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि हमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूव करनी है, तभी ये बढ़ते रहेंगे मेजर्स हमारे, तो हमें सेटिस्फेक्शन आती रहेगी। और लास्ट में एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं डेमोस्ट्रेट करता है अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस टू द स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी के बाहर के स्टेक होल्डर्स है, सरकार हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उनको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी देता है कि हाँ यार, इनको मेजर्स को देख के लग रहा है ये फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, इंप्लॉय भी सेटिस्फाइड है, सस्टेनेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए। ये आ लिया है, ये आ सकता है, ये पूछना बनता है थोड़ा टाइम लगाने के लिए, फैक्टर्स देने के लिए। और ये क्वेश्चन नंबर 49 मैं आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 49, 52 और 42, 44 आज जो जल्दी से ये भी दिखा देता हूं, तसल्ली हो जाएगी आप लोगों की, सारे क्वेश्चंस भी हो गए हैं। मैंने कौन से वाले नहीं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नहीं दिखाए क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, उसको आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है ना। एडवांटेजेस वगैरह लिखनी होती है, देख लो, बेनिफिट्स ऑफ एसबीओ सीधे सीधे आते हैं, तो आप बता सकते हो। आर्गलास वाला हो गया, ये देखो, ये बना के आना है आप लोगों ने भी, सर छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सर, आपने कह दिया हम कर देंगे। ये रहा सर, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, वाई स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डिस्कस ब्रीफली द 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वर्ड आया नहीं, चुपचाप टाइप्स पे शुरू हो जाना, आंसर लिखना। सर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है, एक डिजायर्ड पाथ की तरफ लेके जाता है। इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटेजी एज इट इज फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड चेंजेस इन द प्रेमाइसेस। तो हमें कहीं भी कुछ चेंज वगैरह करने हैं, जो हमने फॉर्मुलेट करा, जो हमने इंप्लीमेंट करा, हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, प्रॉब्लम्स है तो उसको हमने क्या करना होता है, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करके ठीक करना होता है, इसके लिए कंट्रोल लगाए जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फोकस करता है किस पे, कि स्ट्रेटेजी क्या सही तरीके से प्लान जैसे इंप्लीमेंट हुई है, जैसे प्लान करी थी, और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं जो इंटेंडेड है या नहीं। यही 2 पॉइंट मैंने आपकी बुक में लिख दिए हैं, वहां पे लिख लेना, बस इसको लिखाना। उसके बाद में प्रेमाइज एक्सप्लेन करना है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरमेंट, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, अनकवर अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन, स्पेशल अलर्ट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, और इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, मतलब जो भी नीड फॉर द चेंज इन द ओवरऑल स्ट्रेटेजी में कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, मतलब इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हुई है नहीं हुई। ये चारों बातें आपने आंसर में लिख के आनी है। क्लियर क्लियर सर। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, बिल्कुल यही है। प्राइमरली इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, एनवायरमेंटल और इंडस्ट्री फैक्टर्स। इसका भी यूज कर सकते हो विड्थ देने के लिए अपने आंसर को, ठीक है सर। उसके बाद एक प्रीमाइज कंट्रोल पे इस तरीके से सिचुएशनल बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना एक बारी के लिए। आरटीपी 25 का कहते हो तो करा देता हूँ। इकोटेक कंपनी स्पेशलाइज इन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इज फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू द शिफ्ट इन द एनवायरमेंटल रेगुलेशन। शिफ्ट हो गया एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड मार्केट प्रेफरेंसेस। टू मैनेज दिस अनसर्टेनिटीज द रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट देयर बिजनेस असम्पशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स बेस्ड ऑन द चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है, एंड कंज्यूमर ट्रेंड्स। द प्रोएक्टिव अप्रोच हेल्प्स देम टू स्टे अलाइन्ड। प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगी तो अलाइन्ड रहेंगे। इवॉल्विंग मार्केट कंडीशन एंड मेंटेन अ कम्पिटिटिव एज। एक्सप्लेन विच अप्रोच इज इकोटेक टू अडेप्ट
अडेप्ट चेंज इन द रेगुलेशन मार्केट, कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए उसको, प्रेमाइज कंट्रोल अप्रोच उसे यूज करनी चाहिए ताकि वो चेंज अडेप्ट द चेंजेस इन द रेगुलेशंस एंड द मार्केट कंडीशंस। तो आपके कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिव रहना पड़ता है, टाइमली एडजस्ट करनी पड़ती है अपनी स्ट्रेटेजीज, ये सारी बातें होती है प्रोएक्टिव की। तो प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए कौन सा कंट्रोल बना है सर, प्रेमाइज कंट्रोल बना है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है सर, उसके बाद 48 शायद ये आ गया क्वेश्चन 49। अगर आप ये देखोगे स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर को क्या कर दो, डिफाइन कर दो और उसके टाइप्स बता दो। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन ना भी पढ़ो, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स एंड हाउ इफेक्टिवली यूज देम टू इवेल्युएट एनहांस द सक्सेस ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक प्लान। तो किस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं एनहांस करने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को। तो आपने यही बताना है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं, ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर स्ट्रेटेजीज, एक लाइन काम खत्म। ठीक है, मेजर हेल्प करते हैं असेस करने के लिए वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द डिजायर्ड आउटकम। तो जितने भी मेजर्स बनाए हैं उससे पता चलता है क्या हम अपने डिजायर्ड जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी तरफ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं सर, वही वाली बात, फाइनेंशियल मेजर्स, आरओआई, प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन, लॉयल्टी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आ गई, मार्केट मेजर्स, मार्केट शेयर, कस्टमर एक्विजिशन, इंप्लॉय की बात आ गई, इंप्लॉय का रेट आ गया, टर्नओवर रेट, इंप्लॉय सेटिस्फेक्शन, इनोवेशन की बात आ गई, पेटेंट अप्लाई करा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, इन्वायरमेंट में बात आ गई, एनर्जी सही तरीके से कंज्यूम हो रही है, वेस्ट रिडक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और मतलब सस्टेनेबिलिटी मेजर्स हो गए। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, वही वाले जो हमने पढ़े थे, जो हमारे टाइप्स आ जाते हैं, ये है हमारा एसपीएम के अंदर। फिर उसके बाद व्हाट फैक्टर्स, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर लास्ट टाइम, वही रेलेवेंस, ये वाला जो मैंने कटवाया ये जनवरी 26 का क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला आता है, दैट इज वाई स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर आर असेंशियल्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। असेंशियल का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये बोला, ये क्या ना, असेंशियल का मतलब क्या होता है सर, असेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, मतलब गोल अलाइनमेंट बताता है, रिसोर्स एलोकेशन बताता है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट बताता है और बाहर वाले स्टेक होल्डर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताता है। सेम ही आंसर 52 के अंदर है। अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर अप्रोच टू इंप्लीमेंट एक्सप्लेन हाउ द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी विल ड्राइव द लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड एनहांस द स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। एज अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट यहाँ पे पूछेगा एनालाइज हाउ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर कैन एड्रेस दीज इश्यूज। तो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर कैसे एड्रेस करते हैं उन इश्यूज को, सर इस तरीके से, गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, ये और ये। तो दो तरीके के क्वेश्चन आपको दे दिए। आरटीपी मई 25 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलना, ये वाला 52 मैंने डाला भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में, आप देख सकते हो। तो सर यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड और केस सिनेरियोस हो जाते हैं हमारे शुरू। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक ये भी हो गया खत्म। ठीक है जी, सर डन। तो डन हो गया चैप्टर नंबर 5, फुल रिवीजन कंप्लीट है इसके अंदर। मैंने आपको सारा कुछ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई करे जिससे आपको समझ भी आ जाए, पूरे के पूरे कहानी बता दी, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया। आप लोगों ने बस स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते जाना है, कंप्लीट करते जाना है जैसे जैसे मैंने बताया। ऑर्डर मैंने आपको पूरा का पूरा एबीसी एनालिसिस में दे दिया है। आपको कुछ भी चाहिए मेरे से पेपर तक, आप सिर्फ कमेंट में जाइए और लिखिए, वरना व्हाट्सएप पे ग्रुप है उसका लिंक ले लीजिए, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए उसको। रोज के 4 से 5 क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे एसएम के, जो मैंने क्वेश्चन दिए ना इंपॉर्टेंट वाले, वो मैं खुद ही कवर करा दूंगा आपको। रोज 4 क्वेश्चन पढ़ने को दूंगा, ग्रुप में जाना है, 10 मिनट लगाने हैं, वो क्वेश्चंस को रीड करना है, आंसर को रीड करना है, आपका काम खत्म हो जाता है। अगर आप इतना भी कर लोगे, आप सारे क्वेश्चंस को माइंड में एक बार देख लोगे एटलीस्ट बिफोर योर एग्जाम, और पेपर में याद आ ही जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आप लोगों को। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा एसएम कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपको कुछ भी और चाहिए मुझसे तो मुझे बता देना। एबीसी एनालिसिस ऑफ ऑडिट विल बी आल्सो कमिंग इन अ मैटर ऑफ 1 और 2 डेज, वो भी आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट।